अब दो चीजें आपको अपने जहन में रखने की जरूरत है। पहले नंबर के ऊपर चीज ये है कि भाई मैथ्स का सिलेबस क्या होता है। देखें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए जो सिलेबस होता है वो तकरीबन सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईबी की तैयारी कर रहे हैं, आप एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉमसेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप दाऊद की या केयू की तैयारी कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आपका 90% जो पोर्शन होगा आपके पेपर का, वो आपके इंटरमीडिएट से बिलोंग करेगा। कहाँ से बिलोंग करेगा मेरा प्यारे शागिर्दों? वो आपके इंटरमीडिएट से बिलोंग करेगा, आपकी इंटर वाली साइड से 90%। बाकी का जो 10% होता है उसमें बेसिक मैथ्स भी आ जाती है, दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है ना, इसके अंदर बेसिक और एडवांस मैथ्स दोनों होती है। बहुत से बच्चों को ये बातें मालूम ही नहीं होती है, 99% बच्चों को बेसिक बातें नहीं मालूम होती। तो आइए जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बात करता हूँ तो अक्सर बच्चे बोलते हैं, सर वो देखें फास्ट के अंदर 30% जो पोर्शन आएगा वो बेसिक मैथ्स का है, 50% एडवांस मैथ्स का है, तो सर वो कैसे लेके चलेंगे? अबे अल्लाह के बंदे, जो क्लास में आपको कवर करवाया जाएगा ना, उसमें बेसिक मैथ्स भी हो जाएगी, उसमें एडवांस मैथ्स भी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि भाई देखो, जो सेट्स का टॉपिक हो गया, जो आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, फास्ट वाले उसको बेसिक मैथ्स में डाल देते हैं, हम उसको नॉर्मल मैथ्स में डाल रहे होते हैं। तो भाई आपको जो क्लास में चीज कवर करवाई जाएगी उसमें आपकी दोनों तरह की मैथ्स कवर अप हो रही होगी। हाँ, बेसिक मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली टोटली डिफरेंट होते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए या फ्रैक्शंस हो गए, वो एक अलग बहस है। मगर बजाहिरी तौर के ऊपर जो हमारे पास मेजॉरिटी टॉपिक्स होते हैं, दे आर बिलोंगिंग टुवर्ड्स दी अ कम्बिनेशन ऑफ एन एडवांस मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर चीज अगर हम डिस्कस करें ना, कि भाई अक्सर बच्चे जो एक जुमला मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर देखें, आज तारीख हमारे पास 19 जून की है, हमारा जो पहला टेस्ट है एनईडी का वो 8 जुलाई को है फॉर एग्जाम्पल, तो सर वो इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर रहे होंगे? क्या वो पैटर्न होगा सर? वो क्या जादू की छड़ी होगी कि हम किससे तैयारी करेंगे? देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, दो चीजें हैं। पहले नंबर के ऊपर चीज ये है कि अभी आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे के बैठे हो। आई कैन एज्यूम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द इंटरमीडिएट बैकग्राउंड, बट आई नो कि इस बैच के अंदर बहुत से ए लेवल्स के बच्चे भी मेरे बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से मेरे फेडरल बोर्ड के बच्चे भी बैठे हुए हैं। मगर मुझे एक कलेक्टिव आइडिया गिवन है कि भाई सेकंड ईयर के काफी सारे बच्चों ने आज सेकंड ईयर मैथ्स का एग्जाम दिया। बहुत ही हलवा एग्जाम था यार, मतलब मैंने तो अब एग्जाम को देखना भी छोड़ा हुआ है। मेरे पास वो एमसीक्यूज आए थे, वही बेसिक एमसीक्यूज के भाई एलन साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या था, वही उठा के इंटीग्रेशन का एक आध बेसिक क्वेश्चन, वो एलन साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया, ब्ला 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 ब्ला। कहने का मकसद ये है कि देखो, अभी आप लोग अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे के फारिग हुए हो, आप लोगों का माइंड क्या है? अभी फ्रेश है। हम लोग जो अपनी क्लासेस का आगाज करेंगे वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे होंगे। फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स 99% बच्चों को नहीं आते, भूले हुए हैं। सेट्स का टॉपिक हो गया, मेजोरिटी बच्चों को नहीं मालूम होता। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मेजोरिटी बच्चे भूले हुए होते हैं। इक्वेशंस का टॉपिक हो गया, मालूम ही नहीं होता इक्वेशंस के अंदर रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ब्ला 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 ब्ला। मैट्रिसेस के अंदर आप लोगों को सिर्फ चार टाइप्स आप लोगों ने अपने जमाने में पढ़ी हुई थी इंटर लेवल के ऊपर। जो बच्चे यहाँ पे फेडरल के बैठे हुए होंगे, जो एप्टीट्यूड उसके ए लेवल्स के बैठे होंगे, उन्हें फिर भी पता होगा कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, उन्हें फिर भी पता होगा कि हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। जो नई फर्स्ट ईयर मैथ्स की किताब आई है उसमें सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। जो पुरानी फर्स्ट ईयर मैथ्स की किताब थी उसमें कोई टीचर पढ़ाते ही नहीं थे इन कॉन्सेप्ट्स को, मगर ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। तो एक और कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों के आजकल जहनों में होती है ना, सर वो फर्स्ट ईयर मैथ्स की न्यू किताब से पेपर आएगा, पुरानी किताब से पेपर आएगा? मैं इस सवाल का जवाब दे दे के थक गया। अच्छा, एक चीज काइंडली अभी चैट के अंदर कुछ लिखिएगा, मैं भी आपके क्वेश्चन नहीं देख रहा, मैं भी खाली आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे आजकल पूछ रहे होते हैं, सर वो फर्स्ट ईयर की न्यू किताब से पेपर आएगा ओल्ड किताब से आएगा? मेरा बेटा, एप्टीट्यूड के अंदर न्यू या ओल्ड कुछ नहीं होता। एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक्स होते हैं, और ये टॉपिक्स पाकिस्तान भर के बोर्ड से बनाए जाते हैं। ये एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि भाई मैट्रिसेस के अंदर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें हो सकता है आपने अपने जमाने में फर्स्ट ईयर में ना पढ़ी हो, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि एप्टीट्यूड में नहीं आती थी। ये पहले भी एप्टीट्यूड के अंदर आती थी, अब भी एप्टीट्यूड के अंदर आती है। ये हालांकि अब नई किताब के अंदर बहुत कैटेगोरिकली मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई एप्टीट्यूड के अंदर हम फर्स्ट ईयर की न्यू या ओल्ड बुक को फॉलो नहीं करते, हम सेकंड ईयर की न्यू या ओल्ड बुक को फॉलो नहीं करते, हम टॉपिक्स को फॉलो करते हैं। वो टॉपिक्स पाकिस्तान भर के बोर्ड से आ रहे होते हैं, उसमें फेडरल के भी टॉपिक शामिल होते हैं, उसमें ए लेवल्स के भी कुछ टॉपिक शामिल होते हैं, उसमें पंजाब बोर्ड के भी शामिल होते हैं, केपी के बोर्ड के भी शामिल होते हैं, कश्मीर बोर्ड के भी शामिल होते हैं। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भाई अगर मैं फर्स्ट ईयर लेवल की जैसे हम डिस्कस करें, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर लेवल से कौन कौन से टॉपिक्स आ गए? मैट्रिसेस हो गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, कौन सा होता है भैया? सीक्वेंस एंड सीरीज। एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर्स की जान होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी। 99% बच्चे अपने इंटर लेवल के ऊपर छोड़ के बैठे होते हैं, प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन एंड परमुटेशन। देन उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आता है, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। 99% बच्चों को अगेन इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम होती है, बाइनोमियल थ्योरम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। देन जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो ट्रिगोनोमेट्री का आ जाता है।
और ये हमारे पास पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर मैथ्स आ रही होती है। इसके अंदर एक आध टॉपिक और भी होता है, उसको हम ग्रुप्स का टॉपिक कहते हैं। ग्रुप्स के टॉपिक के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं, क्योंकि डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड टॉपिक कहलाता है ये। ग्रुप्स का टॉपिक जो होता है डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन बेस्ड टॉपिक कहलाता है। बेसिक मैथ्स के जान है टॉपिक, मगर अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होता। तो देखो, कहने का मकसद ये है कि आपकी जो क्लासेस का आगाज होगा वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की क्लासेस से स्टार्ट हो रहा होगा, जो कि हम कल के ऑनवर्ड पढ़ रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले आपने इन टॉपिक्स को अपना मजबूत करना है। अभी आप सब चीजें भूल जाओ। मेरे पास अक्सर एक मैसेज आता है, सर वो आपके यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, वो यूट्यूब के ऊपर अगर 121 वीडियो, तो क्या सारी वीडियोस को देखना जरूरी है? और यकीन माने बेटा, मैं उस वक्त अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। यार देखो, मैं सर पकड़ के इसलिए बैठ जाता हूँ क्योंकि भाई अगर आप किसी कोचिंग के अंदर जाके 70,000 रुपए जमा करवाए ना, इनफैक्ट अगर आप अभी किसी कोचिंग, आपके कोई बहुत सारे दोस्त होंगे जो किसी ना किसी अकेडमी में बैठे हुए होंगे, जरा जाके उनका टाइम टेबल तो पूछें। मैं नाम ले लेता हूँ, बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, वहां पे मैं बड़ा अरसा पढ़ाता रहा। सही है ना, उसका नाम ए से स्टार्ट होता है, मैं नाम आगे नहीं बताता। उसका रिसेंट मुझे शेड्यूल देखने का इत्तेफाक हुआ ई-कैट 2 के बैच का। सुबह 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की क्लासेस लगाई हुई हैं अल्लाह के बंदों ने। सुबह 1 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक की क्लासेस लगाई हुई हैं। आप खुद सोच के मुझे बताओ, जो बच्चा वहां पे बैठा है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी होगी, अनलेस एंड अनटिल वो बैठ के खुद से बैठ के तैयारी ना करे। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपने कुछ मेहनत अपने पास से भी करनी है, मगर आपको टाइम इस तरीके से मिलेगा कि आप मेहनत कर पाओगे। क्योंकि आपकी जो क्लासेस हम लोगों ने रखी है वो क्लासेस बड़ी एक मजे के अंदाज में रखी हैं कि भाई आपकी सुबह उठने की आदत बन सके। एक सुबह के अंदर आपकी फिजिक्स की क्लास है, बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास आपकी शाम में रखी गई है। जो बीच का आपको टाइम दिया जा रहा है वो टाइम ही आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप उसको यूटिलाइज कर सको एक बड़े प्रोडक्टिव वे के अंदर। आपने खाली उसको सोते हुए, चुगड़ते हुए जाया नहीं करना, यानी कि चुगली करते हुए जाया नहीं करना। देखो, एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड के अंदर सबसे मेजर चीज जो इंटरमीडिएट से एप्टीट्यूड को डिफरेंट क्रिएट करती है, उसको डिफरेंस आता है उसके अंदर, वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर मैं एनईडी के टेस्ट की बात करूं, एनईडी का टेस्ट होता है 2 घंटे का। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। मगर ये 2 घंटे आपकी किस्मत का फैसला कर लेते हैं। आईबीए का जो टेस्ट होता है वो भी तकरीबन 1.5 घंटे का से 2 घंटे का होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी तकरीबन 2 घंटे का होता है। नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट 3 घंटे का होता है। देखो, ये 2 घंटे या 3 घंटे के जो टेस्ट है, ये आपकी जिंदगी का फैसला एटलीस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कर रहे होते हैं। अब 99% बच्चे जो होते हैं वो एप्टीट्यूड के अंदर दो वजहों से मारे जाते हैं। पहली वजह क्या होती है? प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते। अब मैं आपको इसकी मिसाल बता देता हूँ, प्रेशर हैंडल करने का ना करने का रीजन क्या होता है। देखो, प्रेशर क्या होता है? आपके सामने आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी बैठी हुई है। आपने फॉर एग्जाम्पल बचपन से ख्वाब देखा था कि आपको फास्ट यूनिवर्सिटी जाना है, आपको फास्ट से ग्रेजुएट होना है, आपको गूगल के अंदर जाके काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का प्रेसिडेंट आपको ही लगना है। आपके जहन में ख्वाब था, जो ख्वाब आपने बचपन से देखा हुआ था। मगर जब आप फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने के लिए बैठे, तो आपने देखा कि यार इतने सारे बच्चे आए हुए हैं, इतने रंग बिरंगी हरियाली आपको दिख रही है वहां पे लड़कों और लड़कियों की। आपने तो बोला कि मालिक, मैंने तो इतनी अच्छी तैयारी करी नहीं है, ये तो इतने सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इनका एडमिशन हो जाएगा, मेरा तो एडमिशन ही नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पे गिर जाता है। सिमिलरली आप एनईडी का टेस्ट जब देने जाओगे ना, तो आप देखोगे पता नहीं कहाँ कहाँ से अम्मा अब्बा आए होंगे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। आप जब एनईडी का टेस्ट देने के लिए सेंटर के अंदर, एनईडी के अंदर जाओगे, आप देखोगे एनईडी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी है कि आप बाकायदा अंदर रिक्शे या वो चल रहे होंगे और आप उसके जरिए टेस्ट देने के लिए आगे पीछे मूव कर रहे होगे। और आप खुद देखोगे यार कि इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे गिर जाएगा। इसी तरीके से नस की बात हो जाती है। तो भाई, प्रेशर को हैंडल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये प्रेशर हैंडल उस सूरत में होता है अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। एप्टीट्यूड के अंदर सबसे मेजर काम होता है प्रैक्टिस का। यानी कि आपने लेट सपोज एक टॉपिक पढ़ा सेट्स का। भाई, ये सेट्स का टॉपिक आपने क्लास में समझ लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पेपर में कर भी पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर उस सेट्स के टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको गूगल ड्राइव आपकी मिल जाएगी, आपको गूगल ड्राइव के अंदर प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद होगा। आपने सिंपल आंखें बंद करके उस प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है। कोई मसला हो तो आप डाउट डूट के अंदर उसको पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि भाई ये प्रैक्टिस मटेरियल जरूरी नहीं है कि मेरे ही सॉल्व करो। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोले, सर सर मेरे पास तो वो अनीस हुसैन का प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है, सर मेरे पास तो वो आईबी ग्रेड्स का, सर मेरे पास वो फलां कोचिंग का है। कोई मसले की बात नहीं है। आपके पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मसले की बात नहीं है। मगर असल चीज ये है कि उसको सॉल्व करना कंपलसरी है, सॉल्व लाजमी करना है। सॉल्व करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। सिर्फ क्लास के अंदर लेक्चर लेने से और लेक्चर को नोट कर लेने से टेस्ट क्लियर नहीं होता, पहले क्लियर कर देता हूं। प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। इस जुमले को 3 दफा अगर मैंने रिपीट करा इस गर्मी के अंदर, तो बेटा उसके पीछे की लॉजिक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे प्यारे शागिर्दों, जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है।
अच्छा बच्चा वो है जो अपने टाइम को मैनेज कर सके। अब टाइम मैनेज करने की निशानी क्या है कि भाई आज आप अपने सोने से पहले अपना एक शेड्यूल डिजाइन करो। देखो, अक्सर बच्चे जो है ना, अक्सर बच्चे जब मैं क्लास के अंदर कभी फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ या कभी कुछ कर रहा हूँ ना, अक्सर बच्चे मुझसे एक बात कहते हैं, सर वो टाइम टेबल ही किया जो मैनेज हमसे हो जाए। अरे चलिए बेटा, तुमसे अच्छा वो बच्चा है जो एटलीस्ट टाइम टेबल तो बनाए। आप अगर टाइम टेबल ये सोच के नहीं बनाते कभी जिंदगी के अंदर यार टाइम टेबल फॉलो कौन करेगा, तो इसका मतलब आपसे बड़ा कोई सुस्त और लानती आदमी कोई नहीं है। बाय द वे मैं मजाक मजाक में इस तरह की बातें कह देता हूँ। कहने का मकसद ये है कि भाई टाइम टेबल डिजाइन करना कंपलसरी है। आज सोने से पहले अपने टाइम टेबल डिजाइन करो जिसमें आप अपने आप को कुछ चैलेंजेस दो। हो सकता है वो चैलेंज आप पूरे ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल यार, लेट सपोज आप सुबह अगर 7:30 बजे आपकी सुबह फिजिक्स की क्लास है, तो 7:30 से लेट सपोज 9 बजे तक अगर आपकी फिजिक्स की क्लास मौजूद है, तो भाई आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि 9 बजे के बाद आपने क्या करना है। ना कि आप सुबह 9 बजे के बाद उठने के बाद आप ये सोच रहे हो बैठ के कि सर वो 9 बजे के बाद क्या किया जाए, थोड़ा सा सो लिया जाए या नाश्ता कर लिया जाए या थोड़ा सा खबरें देख ली जाए या ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर थोड़ी मटर गश्त कर ली जाए या अपने दोस्तों का हाल चाल पूछ लिया जाए जो कि हमारी तरह पेपर से फारिग हो चुके हैं। तो इंतहाई जलालत का मकाम है। अगर आपका कोई दोस्त आपको अभी दावत भी देना या कोई गैदरिंग के ऊपर भी बुलाए, तो वो आपका दोस्त नहीं है मेरा बेटा, वो स्नेक है। सही है ना? वो कौन है? वो स्नेक है। क्योंकि अभी का जो आपका टाइम है सबसे क्रूशियल टाइम है, इसमें आपका एक एक सेकंड बहुत मैटर करता है। रिमेंबर दिस थिंग। देखो, मेरा काम ऑल्दो ये नहीं है सारी चीजें बताना, मेरा काम हो सकता था मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में बताता, बट एज अ टीचर, मैं एज अ कैरियर गाइडेंस हमेशा कैरियर गाइडेंस देता हूँ बच्चों को। मैं बच्चों को कुछ बेसिक बातें बताना जरूरी समझता हूँ। देखो, ये टाइम जो है बड़ा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम के अंदर आपका एक एक सेकंड बड़ा कीमती है। अगर आप वॉशरूम भी जाओ ना या नमाज पढ़ने भी जाओ, तो ये देख के जाओ कि कितना टाइम आपका जाया हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ना कि आप उठा के जो है ना कहीं बाहरी गप्पे मारते रहो किसी के साथ। तो भाई आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल डिजाइन करो। ये टाइम टेबल, अच्छा बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप टाइम टेबल बना दें। बेटा मेरा काम टाइम टेबल बनाना नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर पे नहीं रहता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। आपको एक अंदाजा दे सकता हूँ कि देखो, सुबह के जो औकात होते हैं ना, अल्लाह मेरे थोड़ी बरकत रखी हुई है। कोशिश करो जो याद करने का टाइम है, जो समझने का काम है, सुबह के औकात में किया करो। और शाम के औकात के अंदर जब इंसान थोड़ा थक जाता है ना, तो प्रैक्टिस करने का काम जरा अच्छा होता है। ये मैं आपको अपनी एक तरीकेकार बता रहा हूँ जो मैंने अपने बैचलर्स लेवल तक बड़े अच्छे तरीके से किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ग्रेजुएटेड विद अ वेरी गुड सीजीपीए फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी। ऑल्दो मैं आखिरी सालों के अंदर बड़े धंधों के अंदर मैंने हाथ डाले हुए थे पढ़ाने वढ़ाने के। सही है ना? तो कहने का मकसद ये कि मेरी ये आदत थी कि मैं सुबह के औकात में जो है ना याद कर लेता था, और शाम के औकात के अंदर जब थोड़ा बंदा नींद के अंदर हो जाता है ना, थोड़ा सा यार मदोशी वाली हालत में होता है, तो प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस यानी कि जो मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, कोई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कोई केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश किया करें वो शाम में करें। सुबह जब आप फ्रेश हैं तो कोशिश करें कॉन्सेप्चुअल, जो आपको पता है जो चीज भारी है ना, हैवी है, उसको टाइम दो। आपके पास हफ्ते में 7 दिन है। आप अपने शेड्यूल को ऐसे डिवाइड करो कि भाई दिन के अंदर कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलो। सही है ना? दिन में कम से कम आपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। लेट सपोज अगर आप एक दिन के अंदर मैथ्स और फिजिक्स को टाइम दे रहे हो, तो कोशिश करो इंग्लिश का एटलीस्ट तो एक पैराग्राफ कवर अप कर लो। देखो, इंग्लिश हर जगह पे सेम होती है। सिंस आई एम एन आईबी ड्रॉप आउट, तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में भी गाइड कर सकता हूँ। तो भाई इंग्लिश के अंदर आपके पास क्या होता है, 4 तरह की चीजें होती हैं हर जगह पे। एक कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आ जाएगा, हर जगह पे आता है। सही है? हर जगह पे आएगा, चाहे फास्ट हो चाहे नस्ट हो चाहे एनईडी हो, हर जगह पे कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आएगा। कॉम्प्रीहेंशन रीड करना होगा, उससे क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करने होंगे। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या होता है, वोकैब्स वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। आईबी में वोकैब्स वाला पार्ट खैर बहुत ज्यादा आता है, एनईडी में इतना नहीं आता, आता है बट इतना नहीं आता। नस्ट में भी आता है बट इतना नहीं आता। आप इसको रिमूव कर दो थोड़ी देर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद क्या आपके पास, वो बेसिकली सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा, ग्रामेटिकल एरर्स आ जाएंगे, ईडीएम फाइंडिंग के ऊपर कुछ आ जाएगा। यानी कि इस तरह के 4-5 टॉपिक्स है ना। तो कोशिश करो दिन में आप अगर मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे, मगर एटलीस्ट इंग्लिश को आप आधा घंटा लाजमी दो। इस प्रैक्टिस को लाजमी बना लो, क्योंकि मेरे प्यारे शागिर्दों, सबसे ज्यादा बच्चे जो पेपर्स के अंदर एप्टीट्यूड के अंदर फेल होते हैं, वो फेल इंग्लिश के ऊपर होते हैं। वो फेल इंग्लिश के अंदर नंबर कमाने की वजह से होते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर आपका एक एक नंबर भी बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अच्छी यूनिवर्सिटी एनईडी की बात करूँ ना, तो लेट सपोज आप में से किसी बच्चे की फॉर एग्जाम्पल अगर 82% है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे कराची में आप ही की सिर्फ 82% होगी? नहीं मेरा बेटा, 82% के ऊपर कोई 10 या 20 बच्चे बैठे हुए होंगे। तो भाई अगर अगर परसेंटेज बच्चों की सेम हो जाती है, तो फिर टेस्ट के नंबर देखे जाते हैं। और अगर टेस्ट के नंबर भी बच्चों के सेम हो जाते हैं, तो फिर पहले मैथ्स के नंबर देखे जाते हैं। अगर मैथ्स के नंबर भी सेम हो दो बच्चों के, तो फिर केमिस्ट्री के नंबर देखे जाते हैं, फिर फिजिक्स के नंबर देखे जाते हैं। कहने का मकसद क्या है कि भाई आपके एनईडी के अंदर आपका एक एक नंबर से आपका मेरिट जो होगा ऊपर नीचे होगा, और एक नंबर के मेरिट से आपकी कोई अच्छी फील्ड निकल सकती है। तो आपको अपने एक एक क्वेश्चन के ऊपर, एक एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर बड़ा ध्यान देना है। सेम गोज फॉर दी फास्ट, कि अब हर बच्चे के पास पैसा है। देखो फास्ट की एडमिशन फीस 2 लाख रुपए है।
हो सकता है कि कोई बच्चा बोले सर मेरे पास पैसे नहीं, बट मेजोरिटी के पास जो है ना पैसे होते हैं, वो कहते हैं फास्ट चले जाएंगे सर, क्या मसले की बात है। अब फास्ट में भी रिसेंट ईयर्स के अंदर जो एक बात देखने में आई कि फास्ट जैसी कराची के अंदर फास्ट थी, वहां पे हर बच्चे का मुंह उठा के एडमिशन हमारे स्टूडेंट का हो जाता था। सही है ना, सिंपल से अगर मैं बात बताऊं, अब वो सिंपल टेस्ट क्लियर करता था, हो जाता था, पैसे होते थे, उड़ा देते। मगर अब रिसेंट ईयर्स के अंदर फास्ट ने जब से अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग अच्छी करी है, फास्ट के अंदर भी कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। आपके पास नस में होते ही कंपटीशन ज्यादा था, आईबी में होते ही कंपटीशन ज्यादा था, तो भाई आपको अपने एक एक नंबर पे बड़ा ध्यान देना है। और वो एक एक नंबर पे ध्यान कैसे दोगे, जब आपने एक एक सब्जेक्ट को टाइम दोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जिसको मैं बाद में आऊंगा, ये पास्ट पेपर रिलेटेड के ऊपर, उसके बाद में आते हैं किस तरह तैयारी करनी है, सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले क्या काम करो, अपना टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करो, अगर थोड़ी सी गलत आए मेरी बात सुनने के बाद, गलती से अगर आ जाए, तो भाई टाइम टेबल अपना एक डिजाइन करो। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, जरूरी नहीं है कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। हो सकता है टाइम टेबल फॉलो ना हो जाए, हो सकता है उसमें आधा घंटा एक घंटे ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है उसमें एक आध सब्जेक्ट आपसे ऊपर नीचे मैनेज ना हो सके। मगर एटलीस्ट आपने इतना करेज तो होगा कि आपने टाइम टेबल को डिजाइन किया। आप अपने आप को इतना गिल्ट तो दे सकोगे। देखो जब टाइम टेबल इंसान बनाता है ना, तो उसका मेजर रीजन क्या होता है कि उसके अंदर से गिल्ट जनरेट होता है कि यार मैंने अभी एक घंटा पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेना था, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो यानी कि उसके अंदर एक गिल्ट आता है और पढ़ने की कुवत पैदा होती है। तो टाइम टेबल को लाजमी आपने बनाना है। सेकंड नंबर के ऊपर अपना टाइम टेबल ऐसे डिजाइन करो कि भाई दिन में एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट्स को लाजमी निपटाओ। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह के टाइम पे आप फिजिक्स को दे रहे हो, तो कोशिश करो दोपहर के टाइम पे मैथ्स को दो, और रात में 1 घंटा एटलीस्ट इंग्लिश को दो। इंग्लिश करने का तरीकेकार बहुत ही आसान है। मैं अगेन कहता हूँ कि देखो, जरूरी नहीं है आप मेरे प्रैक्टिस मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस मटेरियल से पढ़ो, आपको और यहाँ पे सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा। बट अगर आप सदर के करीब रहते हो, सदर उर्दू बाजार, अपने वालिद साहब को, अपने बड़े भाई को सदर भेजो। सदर भेजो, उर्दू बाजार के अंदर 500 रुपए में यार अनीस हुसैन वगैरह की सारी किताबें मिल जाती हैं पुराने रेट्स के ऊपर। मैं देखता हूँ कि बच्चों को मालूम ही नहीं होता, वो बेचारे इतने बड़े पागल होते हैं कि वो उनके कैंपस से जाके परचेज करते हैं 8-8 हज़ार रुपए की किताबें। अबे उर्दू बाजार भेजो, उर्दू बाजार में 500 से 1000 रुपए के ऊपर तुम्हें सारी पुरानी किताबें मिल जाएंगी एप्टीट्यूड रिलेटेड। तो भाई कोशिश ये करो कि एक टॉपिक कोई भी एप्टीट्यूड का निपटाओ। अब यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब से पढ़ो, नहीं तो आज जब इस बैच में शामिल हो, तो आपको बैच में हर चीज कवर करवाई जाएगी, तो आपने साथ साथ इन चीजों को कवर अप करना है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। ये काम अगर लाजमी करो कि अगर सुबह में फिजिक्स कर रहे हो, दोपहर में मैथ्स कर रहे हो, तो कोशिश करो दिन में एटलीस्ट आधे से पौन घंटा इंग्लिश को दो। एक उसका टॉपिक लाजमी निपटाओ। एक कोई पास्ट पेपर, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, इतने अरसे से जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक चीज जमा करी है। इस चीज का नाम है खजाना। ये खजाना कहलाता है स्टडी मटेरियल ड्राइव। जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल ड्राइव मेरी नहीं देखी हुई ना, वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये कितने बड़े खजाना की चीज है। और जिन्होंने देखी हुई है, उन्हें आइडिया होगा कि इसमें क्या हीरे जवाहरात मौजूद है। मेरी एक स्टडी मटेरियल ड्राइव है, इसका लिंक मैं आप लोगों से ग्रुप में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। इस स्टडी मटेरियल ड्राइव में जो है ना, पाकिस्तान की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सबके ना सिर्फ पास पेपर्स हैं, उनका मटेरियल मौजूद है, उनका कोर्स कंटेंट मौजूद है, बल्कि मेरे जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे, उनकी पर्टिकुलर मैंने उनके जो नोट्स होते थे, नोट्स की पीडीएफ बनवा बनवा के उन बच्चों से अपलोड करी हुई है। ये स्टडी मटेरियल ड्राइव मेरा खजाना है। अगर मैं कल को ना रहा, तो ये स्टडी मटेरियल ड्राइव इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। कहने का मकसद ये है कि भाई इसमें अगर आप जाओगे ना, तो इसमें आपको हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर मिलेंगे। उन पास पेपर में से इंग्लिश के सेक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करो एटलीस्ट कि जैसे आपके पास एनईडी के लेवल के ऊपर सिनोनियम्स एंटोनियम्स आते हैं, तो भाई कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, तो यार एनईडी के जो पास पेपर्स के सिनोनियम एंटोनियम्स आए हुए हैं, उनको तो एटलीस्ट याद कर लो। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम वोकैब सारी ही नहीं याद कर सकते, वोकैब आप सारी याद नहीं कर सकते। आईबीए लेवल के ऊपर जब आईबीए की तैयारी करते थे ना, तो हमें हमें 5000 वर्ड्स की लिस्ट के रट्टे मारने होते थे। यकीन मानो मुझसे जिंदगी में कभी वो याद नहीं हुई। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मगर उसके बगैर भी अलहमदुलिल्लाह आईबीए का टेस्ट निकाला था। वो लम्स की जब बच्चा तैयारी करता है, तो उसको 10,000 वर्ड्स की हॉट लिस्ट एक होती है, वो याद करनी पड़ती है लम्स के लिए। मगर मुझसे याद नहीं होती थी यार, मुझे लगता था इंतहाई बेकार चीज है, मैं क्या याद करूं, बैठ के वर्ड्स के रट्टे कैसे मारूंगा। बट लोग करते थे, उसके फिर तरीके होते हैं खैर, कार्ड्स वगैरह के ऊपर लिख लिख के। मगर कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप सारी वोकैब्स नहीं कर सकते ना मेरी तरह, तो एटलीस्ट जो पास पेपर्स की है वो तो याद करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब्स का सेक्शन है, सिनोनियम एंटोनिम्स लाजमी आते हैं। तो मैंने सारे के सारे जो एनईडी के पेपर में, मेरान के पेपर में, या नर्स या फास्ट के अंदर इस तरह की आए हुए थे, उन सबको अपलोड किया हुआ है। आपको उनके रिस्पेक्टिव ड्राइव्स के अंदर मिल जाएंगी चीजें, उनको लाजमी कवर अप करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, मैंने किसी वजह से बताया। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट है ज्यादा रिमेनिंग रहता है, तो कोशिश करो उसको लाजमी सुबह के टाइम पे निपटाओ। और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप साथ साथ लेके चल सकते हो। लेट सपोज अगर आपने मंडे वाले दिन फिजिक्स और मैथ्स लिया है, तो अगले दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, उसके अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, फिर फिजिक्स मैथ्स ले लो। यानी कि अपने शेड्यूल को ऐसे डिफाइन करो कि आपके ये तीनों जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन होके आ रहे हो। सही है ना भाई।
और अगर आपको लगता है कि यार आप सुबह के टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कर सकते हो और क्लास के बाद बैठ के एटलीस्ट एक चैप्टर मैथ्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं काम है, आसान सा काम है। अगर आप चाहो तो शेड्यूल को ही फॉलो कर सकते हो कि सुबह के औकात में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा सा 1 घंटा इंग्लिश कर लो, फिर क्लासेस के बाद आप एटलीस्ट आधे से पौन घंटा किसी भी एक टॉपिक की मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो। ये भी एक अच्छी बड़ी अप्रोच है कि आपके सारे सब्जेक्ट फिर एक साथ चल रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा टाइम रिलेटेड आपको बता दिया। देखो टाइम मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जब पेपर आपको दिया जाएगा तो पेपर के अंदर आपको बैठ के सोचने का टाइम नहीं होता। जब आपकी लास्ट क्लास होगी ना, तो उस लास्ट क्लास से पहले मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा। मैं अभी आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका इसलिए नहीं बता सकता मेरे प्यारे शागिर्दों, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी आपको मेरी बात ही पल्ले नहीं पड़ेगी, वो बात अभी आपके लेवल से बहुत ऊंची है। तो इंशाल्लाह आपकी जो लास्ट क्लास होगी ना, उससे पहले मैं पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका बताऊंगा। वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, चौथे नंबर के ऊपर मैं आता हूँ, प्रिपरेशन। तो भाई देखो, प्रिपरेशन के लिए आपकी सारी क्लासेस हम लोग लाइव ले रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पहले फर्स्ट ईयर कवर करवाई जाएगी, देन सेकंड ईयर होगी। मगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा, इधर आप नस की तैयारी कर रहे हो, इधर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, इधर आप स्पेसिफिकली एनईडी की तैयारी कर रहे हो। क्या आपको मालूम है कि आपने गलती से अगर मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव खोल के देखी हो ना, तो आपको एक बात शायद मालूम होगी, एनईडी के अंदर 2020 से ऑनवर्ड कंप्यूटराइज टेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। क्या आप इसका मतलब जानते हो? नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूँ। एनईडी के अंदर 2020 से ऑनवर्ड्स क्या होना स्टार्ट हो गए थे? कंप्यूटराइज टेस्ट। इन कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर होता क्या है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, जब आप एनईडी के अंदर एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, तो आप एक कंप्यूटर के सामने जाके बैठोगे। उस कंप्यूटर के ऊपर आप अपना रोल नंबर और आईडी डालोगे, एग्जामिनर आपको जो वहां पे लैब होगी ना, उस लैब के अंदर एग्जामिनर आपको एक चिट के ऊपर आपका आईडी और पासवर्ड लिख के देगा। आप जब उसको कंप्यूटर के ऊपर डालोगे ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। क्या होता है भैया एनईडी का टेस्ट का पैटर्न? ये होता है कि एनईडी के टेस्ट के अंदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो। जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं होती उनकी कंप्यूटर होती है, जिन बच्चों की मैथ्स नहीं होती उनकी बायो होती है, और जिन बच्चों की ऑब्वियसली स्टैट्स होती है फिजिक्स के अलावा। मगर कहने का मकसद ये कि आपके जो भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे ना, आपकी अगर केमिस्ट्री कंप्यूटर है तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर का पोर्शन होगा। तो आपका ये जो टेस्ट ओपन होगा, इस हर पोर्शन के अंदर आपके पास 25 25 25 एमसीक्यूज होते हैं। यानी कि फिजिक्स के भी 25 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के भी 25 एमसीक्यूज होंगे, मैथ्स के भी 25 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के भी 25 एमसीक्यूज होंगे। आपके पास चॉइस होगी इन चारों में से, आप कोई भी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जब आप टेस्ट देने के लिए बैठोगे, आपके पास चॉइस होगी, आप इधर फिजिक्स का पोर्शन पहले अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री का पहले अटेम्प्ट करो, मैथ्स का पहले अटेम्प्ट करो, इंग्लिश का पहले अटेम्प्ट करो। और फिर आपके पास ये भी चॉइस होगी कि अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल आ रहा हो तो आप उसको स्किप कर दो और बाद में जाके उसको अटेम्प्ट कर सको। मगर कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, 2020 के बाद जितने भी एनईटी के अंदर पेपर हुए कंप्यूटराइज टेस्ट के, मैंने ना सिर्फ वो पेपर्स अपने शागिर्दों के जरिए बड़ी मुश्किल से गैदर किए, बल्कि गैदर करवा के अल्हम्दुलिल्लाह उन सब सबका सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। देखो, दुनिया के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है ना, वो पेपर कभी बाहर नहीं आता। आपने बहुत दफा देखा होगा बड़े बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर्स की किताबें कि यार ये एनईडी की पास पेपर बुक है, यार ये नस्ट की पास पेपर बुक है, यार ये फास्ट की पास पेपर बुक है। अगर मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं ना, कि मेरा बेटा ये एचईसी की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी होती है कि जब कभी किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो जाए, उस पेपर को उसी दिन शाम में बैठ के जला दिया जाता है। चेक करने के बाद उस पेपर को क्या कर दिया जाता है, मशीन दो तीन मशीन के ऊपर उन्हें बर्न आउट कर दिया जाता है। और जो पेपर आप मार्केट के अंदर देखते हो ना, वो बेसिकली होता ही है कि जो भी अकेडमीज होती हैं, वो अकेडमीज जिस दिन पेपर होता है उस दिन अपने स्टूडेंट्स की दावत करती हैं। उस दावत के अंदर करते क्या है, सारे बच्चों को कहा जाता है कि यार आपकी आज दावत है बर्गर की और कोल्ड ड्रिंक की, और जब सारे बच्चे खुशी खुशी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक फ्री में खाने आते हैं, तो सबको एक पेपर दे दिया जाता है। और उस पेपर के ऊपर बच्चों से सिर्फ रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आपके टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को आप लिख के दे दें। जब बच्चा उन क्वेश्चंस को लिख के दे देते हैं ना, जो भी क्वेश्चन उसको याद हो जो उसके टेस्ट के अंदर आए थे, तो जो पूरे टीचर्स की कमेटी होती है, वो टीचर्स की कमेटी बैठ के उन पेपर्स के ऊपर, उन क्वेश्चंस के ऊपर बैठ के पास पेपर्स को डिजाइन करती है। याद रखिएगा, आपके हाथ में कोई भी पास पेपर की किताब आती है ना, वो पास पेपर की किताब ओरिजिनल नहीं होती। वो इसको हम क्या कहेंगे कि फैब्रिकेटेड कहना, कि भाई वो बनाए गए पास पेपर्स होते हैं, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड पास पेपर्स होते हैं। यानी कि ऑब्वियसली उस जैसे क्वेश्चंस पेपर में आए होंगे और उसको फिर आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। यानी कि कोई भी जो एकेडमी होती है अपने स्टूडेंट से ऐसे निकलवाती है। इसी तरीके से जो एनईडी के जितने भी पेपर्स हैं 2020 से लेकर 2022 तक के, मेरे तमाम जितने भी अच्छे अच्छे शागिर्द थे ना, भाई उन तमाम शागिर्दों से मैं कहता था कि पेपर के बाद आके मुझे पेपर के बारे में आपने अपडेट देनी है कि पेपर में क्या आया था। और जब वो पेपर मुझे आके बताते थे, तो फिर मैं रोज रात में बैठ के उनके ऊपर सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड करता था। तो एनईडी का जो सॉफ्टवेयर है ना मेरा बेटा, उसके अंदर भी हजारों के करीब क्वेश्चंस हैं, जिनमें से बेतहाशा क्वेश्चंस
के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तो आपने एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि भाई आप कोशिश ये कर रही हैं आपने कि आपने आज से नहीं तो आपने एटलीस्ट जुलाई के स्टार्ट से दिन में एटलीस्ट वो एक लेक्चर वीडियो लाजमी ले लेनी है। आप अपनी बाकी तैयारी साथ साथ करते रहो, मगर वो जो एक सॉल्यूशन और पास्ट पेपर वाली वीडियोस है उनको एक एक लेक्चर लाजमी लेते रहो। हम लोग क्लास में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम क्लास के अंदर उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिस जिस टॉपिक के साथ वो क्वेश्चन आएंगे। मैं अपने हर टॉपिक के अंदर यूनिवर्सिटी के पेपर से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा होता हूँ। मगर आप लोगों ने करना क्या है कि जो एनईटी के पास पेपर से सॉल्यूशन वीडियो है, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने दिन में वो 6 या 8 वीडियोस होंगी, और क्योंकि कुछ वीडियो 2-2 घंटे की भी है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि दिन में आधे घंटे, पौन घंटे की या 15 या 20 मिनट की उन लेक्चर्स को नोट डाउन करते रहना है। और इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी मैंने सारे के सारे पास्ट पेपर्स अपलोड करे हुए हैं, फिजिक्स के अंदर भी पास्ट पेपर्स को अपलोड किया हुआ है, इंग्लिश के अंदर भी पास्ट पेपर्स को अपलोड किया हुआ है, और मैथ्स के अंदर तो मैंने सॉल्यूशन बना के भी अपलोड किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप एनईटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने ये वाला काम लाजमी करना है। आपके 80+ नंबर इंशाल्लाह जरूर आएंगे, मगर सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो लास्ट ईयर के पेपर जी अगर रिपीट हो जाए, भाई आपने सिर्फ इसको फॉलो नहीं करना, आपने इसके अलावा भी बाकी काम करना है, आपने इसके अलावा भी बाकी तैयारी करनी है। मगर आपने दिन में एटलीस्ट कोशिश ये करनी है कि जो भी एनईडी के पास पेपर्स की सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए में, कोशिश ये करनी है उसको आपने साथ साथ कवर करने की। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में कवर नहीं करेंगे, हम क्लास में सारे टॉपिक्स में कवर अप करवा रहूंगा आपके लेक्चर्स के साथ साथ, मगर चूंकि वहां पे सारे पास पेपर्स एक साथ मौजूद होंगे, यूनिवर्सिटी के पेपर सारे मौजूद होंगे, तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा होगा। तो ये काम आपने लाजमी करना है। और उस स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, इन सबके पेपर्स भी अपलोडेड हैं। इन सबके पेपर्स भी 2020 से लेके ऑनवर्ड, खाली 2020 से लेके ऑनवर्ड पेपर को आपने देखना है। 2020 से जितने भी पहले पेपर थे वो सारे हैंड रिटन पेपर होते थे, वो सारे इररेलेवेंट पेपर्स हैं, उनको उठा के फाड़ के फेंक दो, आप पे किसी काम के नहीं है। आपने 2020 से ऑनवर्ड्स वाले सिर्फ पेपर्स को देखना है। पहले बता रहा हूँ कि कंप्यूटराइज पेपर्स हैं, और ये सॉफ्टवेयर एनईटी ने अभी तक अपना चेंज नहीं करा है। सही है ना भाई? तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है, मगर साथ साथ इस वाली फनकारी को लाजमी ध्यान में रखना है। क्योंकि भाई देखो, बाकी लोग भी ये काम कर रहे होंगे, तो आपने भी काम ये करना है कि एटलीस्ट दिन में आपने 1 घंटा, आधे घंटे के ऊपर उन क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करना है, खुदारा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, तो फास्ट के पास पेपर्स भी अपलोडेड है मेरी तरफ से, सही है ना, और मैंने उनके ऊपर भी सॉल्यूशन वीडियोस बनाई हुई है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, फास्ट का टेस्ट क्लियर करना कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप आराम से 70 नंबर ले सकते हो अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ोगे। तरीके से बैठ कर पढ़ने का पर्पस क्या है कि आपकी सिर्फ मैथ्स है और आपकी सिर्फ इंग्लिश है। तो आपने तो कोशिश ये करनी है कि आपने दिन में दोनों सब्जेक्ट को टाइम देना है, और आपके पास राउंड 2 भी अवेलेबल नहीं है। जिस तरह एनईटी के बच्चे के पास एक राउंड 2 अवेलेबल है, तो फास्ट के या नस्ट के, आईबीएस सीएस के बच्चे के पास कोई राउंड 2 अवेलेबल नहीं है। तो इधर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, इधर आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, इधर आप नस्ट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि आपके पास आईबी और फास्ट के अंदर चूंकि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश इन्वॉल्व है, तो आपने करना क्या है, और आईक्यू फास्ट साइड के ऊपर आपने करना ये कि भाई आपने सबसे पहले अपनी मैथ्स को कवर अप करना है। आपको जो टॉपिक क्लास में कवर अप करवाया जा रहा है, आपने पहली फुर्सत में कोशिश क्या करनी है, उसको पूरे के पूरे को कवर अप करना है। और प्लस चूंकि फर्स्ट ईयर मैथ्स की पहले लेक्चर्स दिए जा रहे होंगे, तो आपने सेकंड ईयर मैथ्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सेकंड ईयर मैथ्स को अगर आप रिकॉर्डिंग्स के ऊपर ले सकते हो, आप इजीली लो, नहीं तो वो भी आपको लाइव ही कवर करवाई जाएगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर कहने का मकसद ये कि देखो, चूंकि फास्ट साइड के ऊपर सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो बच्चे के पास टाइम बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है। तो काफी जब टाइम अवेलेबल होता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप आगे से आगे चीजों को सॉल्व करते हुए लेके चलो। आपने कोशिश ये करनी है कि पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व आउट करना है। पास्ट पेपर्स को आप साथ साथ निपटाओ, जिस टॉपिक की होते जाए कोशिश करो कि पास्ट पेपर्स के ऊपर लाजमी मूव आउट करो। अगेन यहाँ पे दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर दूंगा कि भाई एनईडी के लिए मेरी एक इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर है कि स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर जो 2020 से ऑनवर्ड के पेपर हैं, उनको आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ देखते जाएं, सॉल्व करते जाएं। एटलीस्ट दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट लाजमी देना है, क्योंकि उनसे हो सकता है आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर लाजमी आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उन्हीं की तैयारी करोगे, आप तैयारी अभी पूरी कंप्लीट करोगे, उनको लाजमी कर दोगे। वाइल नस्ट के लिए, आईबी के लिए, फास्ट के लिए इंस्ट्रक्शन, नस्ट के लिए तो खैर वो एनईडी वाली इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आपने सिंपल तरीके से फिजिक्स को भी लेके चलना है, केमिस्ट्री भी लेके चलनी है, इंग्लिश भी लेके चलनी है, और आईक्यू भी है। वाइल ऑन दी अदर एंड फास्ट या आईबी की चूंकि जो स्टूडेंट होता है उसके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल होता है, उसके पास सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होती है। तो भाई आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके पास कभी भी क्लास के बाद जो टाइम अवेलेबल हो, आप उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को कवर अप करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सॉल्व आउट करो, ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर्स को सॉल्व आउट करो। रिसेंट ईयर्स के फास्ट के, आईबी के पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल ड्राइव के ऊपर, उनको सॉल्व आउट करो। एक चीज जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती है
वो होती है कि भाई प्रैक्टिस, जो मैं पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ कि प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे उतनी आपका फायदा है। अब मैं आप लोगों की क्वेश्चन बिल्कुल ले सकता हूँ कि भाई आप मुझे बता दो क्या इशू आ रहा है। तो भाई जिन बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो भाई नेगेटिव मार्किंग के लिए सिंपल इंस्ट्रक्शंस है कि इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सिवाय फास्ट के। और फास्ट की नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है कि भाई हर पर्टिकुलर चार अगर आपने एमसीक्यू गलत कर दिए, लेट सपोज आपको एमसीक्यू नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 का आंसर तुक्का मारे गलत कर दिया, 3 का आंसर भी गलत हो गया, 4 का आंसर भी गलत हो गया, 5 का आंसर गलत हो गया, और 2 जो आपने अब सही एमसीक्यू मार्क किया था उसका एक नंबर आपको मिल चुका था, मगर चूंकि आपने चार एमसीक्यू गलत कर दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एमसीक्यू 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के ऊपर होता है, तो आपको जो एक सही एमसीक्यू था वो भी क्या हो जाएगा, गलत आउट हो जाएगा। इस तरीके से फास्ट की नेगेटिव मार्किंग चल रही होती है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जहां तक आपने ये बात बताई है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, दूसरे नंबर के ऊपर कि भाई क्या सर सिर्फ पास पेपर्स कवर कर सकते हैं? नहीं मेरा बेटा, सिर्फ पास पेपर्स कवर नहीं करने, ये इंतहाई बेकार तरीन अप्रोच होती है कि आप सिर्फ पास पेपर्स कवर अप करें। पास पेपर्स हमेशा बाद में किए जाते हैं, एटलीस्ट दिन में जब आप थके हो तब आप पास पेपर को देखोगे। पहले ही कोशिश आपकी चैप्टर वाइज तैयारी होनी चाहिए। जब आप पूरी तैयारी करोगे तब आपको कोई भी जो पत्थर कहीं से भी आएगा ना, आप उसको उठा के छक्का मार सकते हो उस पत्थर का। मगर अगर आप सिर्फ पास पेपर्स करके जाओगे ना, तो अगर आपके सर पे ईंट पड़ गई ना, तो आप उस ईंट को इलाज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, सिर्फ पास पेपर्स की तैयारी नहीं की जाती है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मेहरान के लिए सेम अप्रोच है जो एनईडी की अप्रोच होती है। मेहरान, जब मैं एनडी का नाम लेता हूँ तो उसके अंदर मेहरान वैसी काउंट हो जाती है, क्योंकि एनईडी मेहरान एक लेवल की है, सही ना मेरे प्यारा शागिर्दा? एक चीज तो ये हो गई। ओके, तो भाई जिन बच्चों ने मुझसे अभी ये कहा कि सर हमारी अप्रोच ये होगी कि हम पहले लाइव क्लास लेने के बाद उस प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मेरा बेटा बिल्कुल यही अप्रोच आपकी है। मैं इसी बात को जब से डिफाइन कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे वो यही होंगे कि भाई आपने सिंपल तरीके से लाइव क्लासेस को लेना है। लाइव क्लासेस को लेने के बाद आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस मटेरियल को उसी दिन बैठ के कोशिश करनी है सॉल्व करने की। जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करा आपने कोशिश करनी है कि आपने उसके प्रैक्टिस मटेरियल को लाजमी सॉल्व आउट करना है। जिस तरह हमने ये बात डिस्कस करी कि भाई आप लोग चूंकि भी सेकंड ईयर दे के बैठे हो, तो आपकी सेकंड ईयर की मेजोरिटी तैयारी मौजूद है। आपने फिलहाल कोशिश करनी है पहले फर्स्ट ईयर को हम कवर अप करेंगे और फिर फर्स्ट ईयर के बाद हम सेकंड ईयर पे जा रहे होंगे। मगर मैं सेकंड ईयर की रिकॉर्डिंग्स आपको सारे सब्जेक्ट्स की पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा जिसकी सेकंड ईयर के अंदर जो वीक है, जो सेकंड ईयर को देखना चाहता है, समझना चाहता है, वो सेकंड ईयर को एटलीस्ट देख सके, समझ सके, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस भी कर सके। बट जैसी फर्स्ट ईयर हमारी एंड होगी, देन हम सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे, और फिर सेकंड ईयर को हम अपने जुलाई 20 से जुलाई 25 से पहले पहले इंशाल्लाह ताला कवर अप कर रहे होंगे, ताकि जो आपका एनईडी का राउंड 2 हो, या आपका नस का जो टेस्ट आपके पास आ रहा हो, या फास्ट का जो 22 जुलाई तक टेस्ट चल रहा है, उससे पहले पहले मेरी कोशिश होगी आपको मैथ्स की सेकंड ईयर कवर अप करवाई जाए। मेरी कोशिश तो यकीन माने यही होगी इंशाल्लाह। इसीलिए ईद के ऊपर भी भाई यकीन मानिए कि जानवरों की ईद, जानवर की ईद जो ईद है हमारी बकरा ईद, इसमें कोशिश ये करनी है कि भी आपने अपने भाइयों के साथ थोड़ा टाइम कम स्पेंड करना है ना भी, जानवरों के साथ कोशिश करने की, पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा देना है। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वो ईद की चांद रात को क्या क्लास होगी? तो बिल्कुल मेरा बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं क्लास ले सकूं उस दिन भी। उसके पीछे लॉजिक या रीजन ये है कि भाई जब मुझे मेहनत करते हुए कोई शर्म नहीं हो रही, तो फिर आपको भी मेहनत करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, और आपको भी चांद रात वाले दिन या कोई भी आपका टाइम हो। देखो ईद तो उस दिन होगी ना जिस दिन आपकी कामयाबी मिल सके। क्या फायदा ऐसी ईद का कि यार आप फेल हो जाओ, या क्या फायदा ऐसी ईद का कि आप अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सको? तो वो ईद नहीं है। ईद हर साल आ जाएगी मेरा बेटा, हर साल, मगर आपकी उम्र नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर आज आपकी उम्र 21 साल है, तो हर साल ही 21 साल की उम्र नहीं रहेगी। अक्सर बच्चे को चवले मारते हैं कि सर वो हर साल ही एग्जाम आ जाएगा, ईद तो फिर भी एक ही बार आती है। तो ये चवले नहीं मारना बेटा आपने, सही है ना? ये चंची रिक्शा वाली चवले नहीं मारनी आप लोगों ने, सही है ना? आपको एक बार मालूम होनी चाहिए, यू मस्ट बी मैच्योर इनफ कि आपको आइडिया हो सके कि कहाँ अब आपकी खुशी लाई करती है, कहाँ खुशी लाई नहीं करती है। तो खुद अपने आप को देखो, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है। मैंने इतनी बड़ी तमीज अगर बांधी है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि यार आप इस चीज को समझ सको कि भाई जो ईद आ रही है, ये बकरा ईद है, जानवरों में पूरी पूरी रात बैठना, इसमें थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करो। कोशिश करो टाइम दो पढ़ने लिखने को, सही है ना भाई? कोशिश करो अगर निपटा सकते हो तो ईद के दिन भी बैठे काम निपटाओ। सिंपल इज डेट यार। आपको असल ईद उस दिन है जिस दिन आपकी कामयाबी मिल सकेगी। असल ईद उस दिन है जिस दिन आपके माँ बाप के चेहरे पे खुशी महसूस हो सके कि आप अपनी डिजायर यूनिवर्सिटी जा सको। अगर ऐसा नहीं कर सके तो ऑब्वियसली वो ईद नहीं है, फिर वो आप एक नॉर्मल एक एवरेज बच्चे ही हो। तो आपको एवरेज बच्चा नहीं बनना, आपको नॉर्मल अच्छा बच्चा बनना है। तो यू मस्ट बी मेच्योर इनफ टू रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरे बेटे जिंदगी बड़ी खतरनाक है, जिंदगी बहुत खौफनाक है आगे चल के। तो भाई कोशिश करो आज ही से जीतना सीखो, ताकि कल को भी जीतते हुए या हारते हुए इतना अफसोस ना हो। हाँ बिल्कुल मेरा बेटा, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया है कि अभी जो है ना आपकी पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल्स भी आपके होने हैं, और प्रैक्टिकल्स के अंदर भी बड़ा अजाब ये होगा कि अगर आप कहीं भी प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए जाओगे, तो सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिकल्स की तैयारी में मसरूफ होना पड़ेगा।
मतलब मैं कह रहा हूँ ना मेरा बेटा, ये जलालत है आपके इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के निजाम की, कि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि पेपर कब एंड होने हैं, कब यूनिवर्सिटीज के टेस्ट स्टार्ट होने हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस पे बैठ के रोना नहीं है आप लोगों ने, बिल्कुल नहीं रोना आप लोगों ने। आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है। देखो, अच्छा बच्चा वो है जो इस सिस्टम से लड़े। भाई सिस्टम से लड़ोगे तभी तो किसी मुकाम पे पहुंचोगे ना, वरना तो कीड़े मकोड़ों की तरह ही बैठे रहोगे। वही हम बंगी पाड़े के अंदर या पर्टिकुलरली किसी और जगह पे बैठे रहोगे। कोशिश करो कि इन जगहों से निकल के बताओ कि भाई आप सिस्टम से लड़ने की ताकत रखते हो। ताकत रखने का मकसद ये है कि आप बताओ लोगों को भाई आप ताकत रखते हो, और उसके लिए स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि देखो आपके पास टाइम कम है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कोशिश करो कि यार जो चैप्टर या जो टॉपिक आपका अच्छा है उसको पहले रिवाइज ना करो। जो टॉपिक आपको मालूम है कि आपका वीक है, आपको मालूम है कि यार आपने फर्स्ट टाइम इसमें डंडी मारी थी। देखो, हर इंसान को अंदर से मालूम होता है किसने कहाँ डंडी मारी है। अगर आपको लेट सपोज मालूम है कि यार आपने इंटीग्रेशन आपकी वीक है, तो कोशिश करो पहले इंटीग्रेशन कवर अप करने की। अगर आपको मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्री आपकी खराब है, ट्रिगोनोमेट्री को रिवाइज करो। अगर आपको मालूम है कि सेट्स का टॉपिक आपका खराब है, सेट्स को रिवाइज करो। या फर्स्ट इसी तरीके से फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, कि आपको लेट सपोज केमिस्ट्री में मालूम है कि केसी वो केसी के एफ के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, मुझे अब तो नाम याद नहीं है, केसी के पी होता था, पता नहीं केसी वो होता था। बड़े मजे के न्यूमेरिकल्स होते थे केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको मालूम है कि आपने उस न्यूमेरिकल डंडी मारी हुई है, तो कोशिश करो उसको रिवाइज कर लो। कहने का मकसद ये है कि भाई पहले उन टॉपिक्स के ऊपर जाओ जो आपके कच्चे हैं, ताकि आप मैक्सिमम नंबर्स को स्कोर कर सको। बाकी पास पेपर्स वाली हिदायत मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा, एक चीज जो और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कि लेट सपोज अक्सर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, चाहे एनईडी का टेस्ट हो, चाहे फास्ट का टेस्ट हो, चाहे नस का टेस्ट हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, अब ये टेस्ट होता है कंप्यूटराइज। कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर जो है ना, आपके माँ बाप की दुआएं बड़ी मैटर करती है मेरे बेटा। वहां पे जो है ना, आपने अगर अपने माँ बाप से जो है ना कोई दुआएं लेकर आए होगे, कोई हज और रोजे बख्शवा के आए होगे ना, वो बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि वहां पे कंप्यूटर के हाथ के अंदर ये होता है कि वो आपको कौन से क्वेश्चन दे दे। यकीन माने, रिसेंट ईयर्स के अंदर ऐसा भी हुआ है मेरे शागिर्दों के साथ, फास्ट के अंदर, नस के अंदर, एनईडी के अंदर, कि मुझे एक बच्चा आके बता रहा है कि सर मैं चैप्टर नंबर 8 जो था सेकंड ईयर मैथ्स का, ये पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स, इसको छोड़ के चला गया था, और मेरे पास कंसेक्यूटिव 10 के 10 क्वेश्चन जो आए वो पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के आए। कहते हैं सर मैं तो वहीं पे रोने लग गया था। तो भाई ऐसा भी हो जाता है। देखो, जब इतना बुरा दिन चल रहा हो ना, तो कुत्ता ऊंट पे चढ़ के भी काट लेता है मेरा बेटा, बहुत सिंपल सी मुहावरा है ये। तो भाई चॉइस पे कुछ नहीं छोड़ना। चॉइस पे छोड़ोगे तो उसका मतलब आप वो मुस्तकबिल चॉइस पे छोड़ रहे हो। याद रखिएगा, कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर कहीं से भी पेपर आ सकता है, तो आपने चॉइस पे कुछ नहीं छोड़ना। मगर बच्चे मुझे बड़ा इंसिस्ट करते हैं, सर फिर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। तो चलिए मैं फिर भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, मगर साथ में मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, खुदारा तैयारी पूरी करनी है, कोशिश करो कि पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लो। तो इस तरीके से बात समझ लो। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको कोशिश करो पहले कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। हमारे पास मैट्रिसेस का जो टॉपिक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसी को इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर रहे होंगे। आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर अप करने के लिए। हमारे पास प्रोबेबिलिटी, कम्बिनेशन, परमुटेशन हो गया, बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बेतहाशा टॉपिक है। बेटा ये जितने मैंने टॉपिक्स रखे हैं ना, इन टॉपिक से एटलीस्ट 50% पोर्शन हर साल पेपर में आता है, हर यूनिवर्सिटी का। चाहे फास्ट यूनिवर्सिटी हो, नस्ट हो, आईबीए हो, एनईटी हो, हर यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 50% पोर्शन इन टॉपिक से आ रहा होता है। देन सेकेंड ईयर लेवल के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेट लाइन वाली, इसको आप स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन भी कहते हो। फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज भी इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। देन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, जिसको हम कैलकुलस भी कहते हैं, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, कैलकुलस भी कह रहे होते हैं। देन हमारे पास कॉनिक सेक्शन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये जो टॉपिक्स है ना, ये आपको हर सूरत में लाजमी आने चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्यामत आ जाए, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना किसी सूरत भी। भाई यानी कि अगर आप कुछ छोड़ना भी चाह रहे हो ना, तो इनको मत छोड़ना, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह सकता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बात पहले ही बता दी कि मेरे प्यारे शागिर्दों, मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि रिसेंट ईयर्स के अंदर मेरे स्टूडेंट्स ने आके मुझे बात बताई है, कई दफा बताई है, कि सर डेरिवेटिव छोड़ के गए थे, 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन डेरिवेटिव के कंसेक्यूटिव आ गए। क्योंकि देखो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर जो है ना, आपकी किस्मत मैटर करती है। कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्या मैटर करता है, आपके माँ बाप की दुआएं, कितने अच्छा आपने माँ बाप के साथ अपने बिहेवियर रखा था, कि अल्लाह मियाँ को क्या अदा पसंद आ गई, वो बड़ा मैटर करता है। बाकी कुछ मैटर नहीं करता कंप्यूटराइज टेस्ट में, कहीं से भी पेपर आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। तो आपने एटलीस्ट इन टॉपिक्स को लाजमी कवर अप करना है, मगर इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। मगर इसके अलावा जो बाकी टॉपिक है, जैसे बायनॉमियल थ्योरम, इंडक्शन हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। सेट्स का टॉपिक हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इक्वेशन हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ग्रुप्स हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वेक्टर्स हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज तो ये हो गई।
दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज जो यहाँ पे लाजमी कहूंगा भाई, जो मैंने पास्ट पेपर्स वाली बात आपको बताई है ना मेरा बेटा, कोशिश करें पास्ट पेपर्स को आप दिन के अंदर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का टाइम लाजमी दें, उनको समझें बैठ के रोज। इससे होगा ये कि जब आपके पास कल को पेपर आएगा ना, ब्लैंक नहीं होगे। आप ये नहीं बोलोगे यार, यार सर ने तो भाई इतने मजे से क्वेश्चन सॉल्व करवा देते थे सर हाशिम, मगर हमारे पास जब ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें तो हमारी दादी जान याद आ गई। ऐसा नहीं होगा मेरा बेटा। अगर आप पास्ट पेपर्स को अभी से हल्का हल्का देखना स्टार्ट करोगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पैनिक अटैक्स अभी से मिलना स्टार्ट होंगे। जब पैनिक अटैक्स अभी से मिलना स्टार्ट होंगे ना, देन यू विल बी स्टडिंग हार्ड। रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस करी। अब आपके पास अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और, भाई एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है? एनईडी वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जो बच्चे को निकम्मा, निकट्टू, नल्ला, बेरोजगार बना रही होती है, सही है ना भाई? सॉरी टू से दिस थिंग्स, आई एम ऑल्सो एनईडीएन, बट मैं एनईडी के पॉलिसी के सब खिलाफ हूँ। एनईडी में सिर्फ कैलकुलेटर अलाउ होता है और बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अच्छा पाकिस्तान में से दो यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, एनईडी और प्याज। कल को जब आप दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे ना, तो दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी चूंकि एनईडी देती है तो इसलिए एनईडी के अंदर ही अलाउ होगा। दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी एनईडी के अंदर होता है, एनईडी की लैब्स में होता है, एनईडी का पेपर पैटर्न फॉलो होगा, इसीलिए दाऊद में भी कैलकुलेटर अलाउ है। मगर पाकिस्तान की सिर्फ ये 3 यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करो। एटलीस्ट आप जो मैथ्स मुझसे पढ़ोगे ना मेरा बेटा, उस मैथ्स के अंदर हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको वो तमाम मैथ बताऊंगा, यानी कि वो तमाम बच्चे जो फास्ट की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, टेंशन नहीं लेनी भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपका भाई जो है ना आपके साथ है। तो आपको मैथ जो हम कवर करेंगे वो कैलकुलेटर के बगैर ही कर रहे होंगे। अब बच्चा बोलेगा सर तो फिर हम जो कैलकुलेटर वाले हैं वो क्या करेंगे? अबे तो कैलकुलेटर वाले तो वैसे भी नल्ले निकम्मे ही होते हैं ना मेरा बेटा। तो अगर लेट सपोज मैं 5 डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूँ कैलकुलेटर के बगैर, तो कैलकुलेटर वाला कैलकुलेटर पे तो निकाल ही सकता है ना मेरा बेटा ये चीज। सही है ना भाई? तो कोशिश आपने मेरे प्यारे शागिर्दों ने करनी है, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल ना करो, एटलीस्ट मैथ्स के लिए ना करो। हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप कर लो, कोई मसले की बात है, बट मैथ्स में एटलीस्ट ना करो। तो देखो अगर कैलकुलेटर एनईडी में अलाउ है तो इससे परेशान होने की जरूरत थोड़ी यार। अगर कैलकुलेटर एनईडी में अलाउ है ना, तो इसका मतलब क्या है? अगर एनईडी में कैलकुलेटर आपको अलाउ है तो इसका मतलब ये कि यार आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज हो जाएगी, अदरवाइज वरना बेसिक लेवल के ऊपर अभी कैलकुलेटर अच्छी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, मैं अपनी मैथ्स पूरी की पूरी कैलकुलेटर के बगैर करवाता हूँ हर साल, चाहे वो एनईडी का बैच हो, चाहे नस्ट का हो, फास्ट का हो, प्यास का हो, आईबीए का हो, जीआई का हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप कैलकुलेटर के बगैर करना सीख गए ना मैथ्स, तो आपके पास कैलकुलेटर वाली मैथ्स की मजा नहीं देगी आप, सही है ना भाई? अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब आपको सिखाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार मिसबा, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, मैं सिखाऊंगा ना। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर जहां तक एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर वो कंप्यूटर की तैयारी कैसे कर रहे होंगे, तो भाई जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं होती उन बच्चों का जो पोर्शन आता है पेपर के अंदर वो कंप्यूटर का होता है। ऑब्वियसली फास्ट साइड पे तो नहीं होता, बट नस्ट के अंदर, एनईडी के अंदर, म्यूट के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर का पोर्शन होगा केमिस्ट्री के जगह के ऊपर। देखो कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, यकीन मानो जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड के ऊपर है ना, आपको सिर्फ फायदा यहाँ पे मिलता है कि कंप्यूटर का जो पेपर पैटर्न होता है वो इंतहाई बेकार होता है। क्या कहा मैंने? आपको और कोई फायदा नहीं मिलता कंप्यूटर लेने के ऊपर, सिर्फ एक फायदा ये आपको क्या मिलता है कि भाई कंप्यूटर का जो पेपर पैटर्न होता है ये कहाँ से आएगा, आपके जो भी इंटर के 10 ईयर्स हैं, आपके जो भी इंटर के 10 ईयर्स हैं, सही है ना भाई? आपके जो भी इंटर के 10 ईयर्स हैं, आपने कोशिश करनी है उसके सबसे पहले सारे के सारे एमसीक्यूज को रिवाइज करने की, याद रखने की, कॉन्सेप्ट लेने की। उसके बाद में आपको एक स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर का एक पोर्शन होगा, कंप्यूटर का एक फोल्डर होगा। तो उस कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर तमाम एप्टीट्यूड के नोट्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर के, आपने उसको बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट करना है। और तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो बात क्या है कि मेरे प्यारे शागिर्द, मैं आपके कंप्यूटर के प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करूंगा। जिस तरह केमिस्ट्री वालों के केमिस्ट्री के टेस्ट कंडक्ट होंगे, मॉक टेस्ट, वैसे ही मैथ्स वालों के भी होंगे, इंग्लिश वालों के भी होंगे। और कंप्यूटर वालों के लिए भी मैंने मॉक टेस्ट बनवाए भी होते हैं अपने शागिर्दों के लिए, प्यारे बच्चों, तो आपके वो टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे होंगे। मगर अगर आपने मेरी ये 3 बातें कर ली ना, आपके 100 और 100 कंप्यूटर नंबर आ जाएंगे। यकीन मानो कंप्यूटर का पोर्शन इंतहाई बेकार होता है और इंतहाई थ्योरेटिकल होता है, जो रट्टे मारने वाला होता है। ये आपको भी बात मालूम है, मतलब इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिल बुरा मारने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। यकीन मानो कंप्यूटर का पोर्शन जो है ना इंटर के ऊपर लेने पे कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि इंजीनियरिंग का बच्चा भी कल को जो है ना कंप्यूटर का पोर्शन इजीली जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैठा हुआ होता है। तो कहने का मकसद ये कि आपको जो कंप्यूटर का पोर्शन आ रहा होता है वो बहुत हल्के लेवल के ऊपर होता है, वो आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के ऊपर होता है। 10 ईयर्स के 20 ईयर्स का आपने एमसीक्यू एक तो ध्यान में रखने हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आपने कंप्यूटर की जो फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना स्टार्ट करना है, प्रॉपर्ली उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, और फिर कंप्यूटर के मॉक टेस्ट को अपना अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से कंप्यूटर का टेस्ट आपका इजीली पोर्शन निकल जाएगा। कहीं मसला हो, कहीं फंसो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना भैया? उसमें भी इशू नहीं होगा। अच्छा दूसरे लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर आईक्यू की क्लासेस क्या फास्ट के लिए होंगी? देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे उसमें भी क्लास स्टार्ट में बात कही थी कि यार आईक्यू के लिए अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि मैं उसकी लाइव क्लास लूंगा नहीं लूंगा।
हाँ, मैं आईक्यू के लिए आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई मैं आईक्यू के रिकॉर्डेड लेक्चर हो सकता है आपको प्रोवाइड करवा दूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा आईक्यू के लिए। मगर अभी लाइव क्लासेस के ऊपर हमारी बात चल रही है, शायद हो सकता है लाइव क्लासेस आपकी शामिल हो जाए आईक्यू की, हो सकता है ना हो। बेसिक मैथ्स आपकी ऑलरेडी शामिल है मेरा बेटा, बेसिक मैथ्स तो ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ। हाँ, बेसिक मैथ्स के अंदर हो सकता है कोई वर्ड प्रॉब्लम वाली चीज जो होगी उसमें अलग से आपको लेक्चर दे दूंगा, मगर वो बहुत एक मिनिमम चीज होती है। फास्ट के अंदर 90% जो चीज होगी वो क्लासेस में कवर करेंगे, 99% चीज। 1% जो चीज होगी मेरा बेटा उसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, वो बेसिक एल्जेब्रा है। एल्जेब्रा फ्रैक्शन हो गई यार, अब वो मुझे क्लास के अंदर पढ़ाते हुए शर्म आती है, सही है ना भाई। तो बेसिक एल्जेब्रा हो गई, फ्रैक्शन हो गई, और बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, उनको मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि हम बाकी पूरी मैथ्स इतनी डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना, वो आपको चीज वैसी क्लियर हो रही होगी, हम उसको साथ साथ डिफरेंट टॉपिक्स में वैसे भी समझ रहे होंगे। मगर कहने का मकसद ये है कि भाई बेसिक मैथ्स और आईक्यू की हो सकता है ये आपकी लाइव क्लासेस हो, अगर मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली तो मैं आपको फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के प्रोवाइड कर दूंगा आपको जुलाई से पहले पहले ही। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपसे प्रॉमिस की उस प्रॉमिस को मैं पूरा का पूरा कर रहे होंगे, सही है ना भैया। आपको करने की अब कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो आईक्यू है और बेसिक मैथ्स है, इसके ऊपर दो चीजें हो सकता है इसकी लाइव क्लासेस में लगा दूं, बट लाइव क्लासेस के लिए मेरी भी टीचर से बात चलेगी, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। हो सकता है इसकी मैं लाइव क्लासेस लगा दूं, अगर लाइव क्लासेस नहीं लगा सका तो फिर मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे प्रोवाइड करवा दूंगा अपने पास, सही है ना भैया। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर देखो, जो बेसिक मैथ्स का टॉपिक होता है ना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, इसके अंदर 99% टॉपिक मैं आपको क्लासेस के अंदर कवर करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस का टॉपिक हो गया, फॉर एग्जांपल बेसिक फ्रैक्शंस हो गए, अलजबरा हो गए। जब आप क्लासेस के अंदर आप मेरे से पढ़ रहे होगे ना, तो ये बेसिक अलजबरा, बेसिक फ्रैक्शंस, भाई जब कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स कर रहे होंगे ना, ये चीज वैसे ही आपकी स्ट्रांग बन रही होगी, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ लोगे आपका पोर्शन वैसे निकल जाएगा। अगर आप उन बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स को नहीं भी लोगे ना, आपको फिर भी पोर्शन निकल जाएगा, अगर आप तरीके से मुझसे पढ़ रहे होगे, क्योंकि बेसिक मैथ्स में वैसे ही आपकी एडवांस कर दूंगा भाई, बहुत अच्छी कर दूंगा, कि जब आपको कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स करवा रहा हूँ आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही निकाल दूंगा वहां से, सही है ना भैया। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा बेटा, दूसरे नंबर के ऊपर क्वेश्चन ये है कि सर फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स अगर पढ़ा रहे होंगे तो सेकंड ईयर की रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? मेरा बेटा वो आपको गूगल क्लासरूम पे मिल रही होंगी। थोड़ा सा भाई हौसला रखना है, थोड़ा सा सब्र करना है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, सही है ना भैया। मैं देख रहा था बच्चे इतना भी मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे को कॉल पे कॉलें आ रही है, कॉल पे कॉलें आ रही है, थोड़ा सा वेट करो मेरे प्यारे शागिर्द, थोड़ा सा सब्र हौसला करो। भाई क्लास के अंदर आज आपकी पहली क्लास मैंने ले ली है, आज आप लोग क्लास में ऐड हुए थे ग्रुप्स के अंदर। ऑब्वियसली जो हमारी एडमिन टीम होती है वो इसी काम पे लगी हुई होती है चीजें करने के ऊपर, सही है ना भैया। तो इसी काम के ऊपर वो लगी हुई होती है, तो एक आध दिन लग जाता है यार चीजों को ऐड करने में, करने के ऊपर। भाई घर में कभी मेहमान भी आते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा संभलने में टाइम लगता है ना, घर में कोई नया बच्चा भी आता है तो संभलने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो वैसे ही मेरे प्यारे शागिर्दों बच्चों की तरह हो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, एटलीस्ट एक आध दिन का टाइम तो दो, जिसके अंदर आपको एडमिन टीम गूगल क्लासरूम वगैरह पे ऐड कर रही होगी, दूसरी चीजें चल रही होंगी। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिल मारो। अच्छा तीसरे नंबर के ऊपर जो एक बात आपने कही, सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लैपटॉप पर कैसे लेंगे? मेरा प्यारा बच्चा, आपकी गूगल क्लासरूम आपको उसके ऊपर एक्सेस दिया जाएगा, गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको ईमेल की आएगी, आपको ईमेल आएगी हमारी एडमिन टीम की तरफ से। जब आप उस ईमेल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर आपकी जो भी ईमेल आईडी जो आपने हमें प्रोवाइड करी होगी, आपने जो भी ईमेल आईडी हमें प्रोवाइड करी होगी ना, उसी ईमेल आईडी के ऊपर आप एक्सेस आपको मिल रहा होगा। बहुत दफा होता है ये कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर वो हमारा जो है ना, वो हमने ईमेल आईडी जो आपको दी थी वो तो सही है, मगर सर हमारा लेक्चर नहीं चल रहा। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अक्सर अक्सर जो है ना, हमारे जो माशाल्लाह से शबाटर लड़के और लड़कियां होती हैं ना, उनके पास छह छह ईमेल आईडियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है आयशा डॉन, एक का नाम है आयशा शबाटर, एक का नाम है प्रिंसेस आयशा, एक का नाम है आयशा गुड़िया। तो उनकी छह छह ईमेल आईडी मोबाइल पे खुली हुई होती है, लैपटॉप पे खुली हुई होती है। तो कोशिश करिए कि जो भी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड करी है सिर्फ वही लैपटॉप पे मोबाइल के ऊपर एक्सेसिबल हो, ताकि गूगल ड्राइव वगैरह के ऊपर वही ईमेल आईडी चल रही हो। तो इस चीज को बस ध्यान में रखिएगा, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको सारे लेक्चर एक्सेस हो रहे होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर भाई आईक्यू की या बेसिक मैथ्स के लेक्चर कहाँ शेयर करूंगा मेरा बेटा? जब शेयर करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल, बिल्कुल टेंशन ना लें, सही है ना भाई। यार देखें रोचल मेरा बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा पास पेपर्स में तो एक साथ टॉपिक्स होते हैं। मेरा बेटा मैंने अगर पास पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करने दिए, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आया, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर पास पेपर्स के अंदर तो एक साथ टॉपिक्स गिवन होती हैं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? तो आइए जरा इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। बेटा मैंने अगर पास पेपर्स आपको देखने के लिए दिया है, पैनिक अटैक्स लेने के लिए दिया है, वो इसीलिए दिया है कि पैनिक अटैक्स मिलेंगे। भाई अगर मैं आपसे ये कह देता कि यार जो चैप्टर के एमसीक्यूज है सिर्फ उनको सॉल्व कर लो, तो भाई एक चैप्टर के एमसीक्यूज हर नल्ला बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक नल्ले बच्चे को मालूम है कि जिस चैप्टर के वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, उस चैप्टर में उसी चैप्टर के फॉर्मूलाज खाली अप्लाई होंगे।
उसका जहन नहीं खुलता, उसका जहन ओपन नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करने के अलावा। तो पास पेपर्स अगर करने की मैंने बात करी है, साथ साथ देखने की, दिन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा देखने की बात करी, वो इसीलिए करी है मेरे प्यारे शागिर्दों की एटलीस्ट आपका जहन खुल सके, आपका जहन ओपन हो सके, कि भाई आपको आइडिया हो सके कि भाई अगर लेट सपोज एक क्वेश्चन फंक्शंस का है, फौरन बाद डेरिवेटिव का है, उसके फौरन बाद इंटीग्रेशन का, उसके फौरन बाद सर्कल्स का, उसके फौरन बाद डोमेन एंड रेंज का है, तो आपका जहन खुल सके कि भाई किस तरीके से ये एक्सेस होगा, किस तरीके से एक क्वेश्चन के बाद रैपिडली फॉर्मूला चेंज होगा। ये चीज आपने जहन में रखनी है। और एनईडी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन मैंने दी है, एनईडी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैंने जो दिए उस बार रिपीट कर देता हूं। 2020 से एनईडी के ऑनवर्ड जितने पेपर आपको मिले मेरी ड्राइव में अपलोडेड है, उनको साथ साथ देखना स्टार्ट करो, साथ साथ उनके नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। एनईडी के अंदर क्योंकि मेजोरिटी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, तो एनईडी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जिससे आप मुखलिस हो, उसको भी मशवरा शेयर कर दीजिएगा कि भाई एनईडी के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है, कि 2020 से ऑनवर्ड जितने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट हैं मैंने सारे अपलोड करे हुए, उनको रोज देखना स्टार्ट करो, उनके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और एनईडी के मैथ्स के पास पेपर की सॉल्यूशन वीडियोस को देखना स्टार्ट करो। कुछ वीडियोस चूंकि लंबी है तो आपको टाइम लगेगा उन्हें देखने के अंदर, एटलीस्ट ये काम लाजमी स्टार्ट करना है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर, सर सेकंड ईयर का टेस्ट होगा 8 जुलाई से। बिल्कुल मेरा बेटा, आपको सारे टेस्ट के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारे टेस्ट के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड ईयर मैथ्स के। मैं आपको सारे टेस्ट के लिंक शेयर कर दूंगा, मैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लिंक भी शेयर कर दूंगा, मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स सेकंड ईयर फिजिक्स की लिंक शेयर कर दूंगा, मैं आपको इंग्लिश के सारे टेस्ट के लिंक भी शेयर कर दूंगा, कंप्यूटर के लिंक भी शेयर कर दूंगा। कहने का मकसद ये है कि आपको सारे टेस्टों के लिंक मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये अलग टेस्ट होंगे उन टेस्टों से जो आपके और से टीचर्स ले रहे होंगे। मैं अपने पास से भी बहुत सारे टेस्ट लेता हूँ भाई, जब बच्चे मुझ पर एतमाद करके मेरे बैचेस के अंदर आते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देता हूँ। तो भाई मैं अपने शागिर्दों को टेस्टों के गिफ्ट बहुत सारे देता हूँ। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, आप लोगों ने, आप जो इस बैच के अंदर टेस्ट दोगे ना, सर बिलाल की तरफ से, सर साद की तरफ से, या जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उनकी तरफ से, वो टेस्ट आपके डिफरेंट होंगे। एक टेस्टों का गिफ्ट, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होता है जो मैं अपने तमाम बच्चों को देता हूँ। जो बच्चे मुझे पैसे देते हैं उनको भी देता हूँ, जो बच्चे नहीं देते उनको भी देता हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कोई गरीब हो, कोई हो सकता है कि भाई कोई अफोर्ड ना कर सकता हो, तो मेरी कोशिश ये होती है हर बच्चे का हक है तालीम, मेरी कोशिश ये होती है। तो भाई एक टेस्टों का लिंक होगा, वो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को दूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपने लाजमी अब उसको कोशिश करनी है, इसको फिल आउट करने की, इसको अटेम्प्ट करने की। आप जिस चैप्टर को भी जो है ना, जिस चैप्टर को भी आप पढ़ोगे, आपने उस टेस्टों के लिंक को, उस टेस्टों को वहां से अटेम्प्ट करना है। ये टेस्टों का गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। इसके अंदर फिजिक्स भी होगी, मैथ्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, इंग्लिश भी होगी, कंप्यूटर भी होगी। ये टेस्टों का गिफ्ट है मेरी तरफ से, सही है ना भाई? तो कहने का मकसद ये है कि ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा। ये आप लोगों ने ये गिफ्ट करना क्या है कि आप जो भी चैप्टर मैथ्स का पढ़ोगे, आपने उसका टेस्ट जाके अटेम्प्ट करना है। आप जो भी मैथ्स केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ोगे, कंप्यूटर का पढ़ोगे, इंग्लिश का पढ़ोगे, आगे उसका अटेम्प्ट करना है। ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, सही है ना भैया? तो ये अलग टेस्ट होंगे जिसको मैं लाजमी आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज को लाजमी तौर के ऊपर काम करना है, सही है ना भैया? तो मैंने क्या कहा कि एक आप लोगों के टेस्टों का पूरा लिंक आपको एक फलंदा में प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह 4 से 5 दिन के अंदर। उस टेस्टों के गिफ्ट के अंदर होगा क्या, कि सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स के, सारे टॉपिक्स के टेस्ट उसमें अवेलेबल है। वो मैंने बनवाए हुए हैं, वो बड़ी मेहनत से बनवाए, बेटा 2.5-3 लाख रुपए के मुझसे पड़े थे, उससे भी ज्यादा के पड़े होंगे, तो मैंने बनवाए थे। वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट हो। मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई आप मेरे बैच के शागिर्द हो या नहीं हो, मैं आप तमाम बच्चों से एक टेस्टों का गिफ्ट शेयर करूंगा। ये टेस्टों का गिफ्ट होगा, मेरी तरफ से एक तोहफा होता है अपने तमाम शागिर्दों के लिए, जो बच्चे बैच में ऐड होते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे ऐड नहीं होते उनके लिए भी, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, अल्लाह ने बड़ी नवाजिश करी भी है वैसे भी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये टेस्टों का गिफ्ट होगा आप लोगों के लिए। आप जो भी चैप्टर मुझसे तालीम हासिल करोगे, आप जो भी चैप्टर मुझसे पढ़ोगे लाइव क्लासेस के अंदर, रिकॉर्डेड के ऊपर, जो भी आप मुझसे पढ़ोगे, आपकी कोशिश होगी, और किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से उसका टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये गिफ्ट होगा। ये टेस्ट जो बैच में आपके टेस्ट लिए जाएंगे उनसे डिफरेंट होंगे, रिमेंबर दिस थिंग, सही है ना भैया? तो ये एक टेस्ट होगा, गिफ्ट होगा मेरी तरफ से। जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था ना, सर वो सारे टेस्ट के हमारे 8 जुलाई से पहले हो सकेंगे या सर सेकंड ईयर को टेस्ट 8 जुलाई से पहले होगा, तो बिल्कुल मेरा बेटा, ये टेस्टों को गिफ्ट में आपको दे दूंगा। तो आप फिर ताकि साथ साथ खुद अपनी प्रैक्टिस देखते रहोगे, साथ साथ खुद अपने टेस्टों को देखते रहोगे। और इन टेस्टों की खास बात ये होती है कि जो गूगल ड्राइव पे बने हुए होते हैं, उन टेस्टों की खास बात ये होती है कि जैसे आप टेस्ट को सबमिट करवाओगे, आपके पास आपके आंसर्स करेक्ट या रॉन्ग आ जाते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से तोहफा होगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी मेरा बेटा, इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया, हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे एनईडी हो, चाहे फास्ट हो, चाहे नस्ट हो, चाहे आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। हमने इस तरीके से डिस्कस किया किस तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो, क्या वो पेपर पैटर्न्स के तरीकेकार होंगे, क्या वो शॉर्टकट्स होंगे जिनके ऊपर हम इजीली फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर के ऊपर एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं।
अगर अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास को ऑफ करने के ऊपर जाऊंगा। लास्ट में बस एक छोटी सी बात कहूंगा, बिल्कुल मेरा बेटा, ये पीडीएफ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी, ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपके लिए अवेलेबल हुआ करेगा, जो भी क्लास हम लाइव लिया करेंगे लाइव क्लास भी अवेलेबल हुआ करेगी। तो भाई आपने लास्ट में बस एक छोटा सा काम करना है, आपने सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को जाके बताना है कि भाई वो दोस्त जो निकम्मे आपके किसी अकेडमी में बैठे होंगे ना, आपने उनको जाके बताना है कि भाई वो 70,000 रुपए देके भी जो है ना इतना बेहतरीन कंटेंट हासिल नहीं कर पा रहे होंगे। अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं लास्ट के अंदर, मेरे पास कल इनफैक्ट एक बच्चे का मैसेज आया, मैंने खुद उस अकेडमी में बड़ा अरसा पढ़ाया, तो मैं नाम ले लेता हूँ, अनिल हुसैन। मैंने उस टाइम के अंदर एक बड़े अरसे तक खड़े होके उनकी आईबीए की, सीएस की, फास्ट की, एनईडी की नर्सरी क्लासेस पढ़ाता रहा। उनका मुझे जिस बात से उनका बड़ा शदीद इख्तलाफ रहा वो हमेशा से ये था कि यार सुबह 1 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक की क्लासेस लगाई हुई हैं। आप खुद सोचो, अगर आपका कोई दोस्त उनके नस के बैच में या एनईडी के बैच में बैठा हुआ है, वो सुबह के 12 बजे घर से निकलेगा और रात के 9 बजे जब क्लास एंड होगी तो रात 10 बजे घर पहुंचेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी। तो खुदारा अपने आप को जो है ना आप डिग्रेड मत करिएगा कि यार आप अनीस हुसैन में नहीं जा सके या आप इस फलाना कोचिंग सेंटर में नहीं जा सके। यकीन मानो, ये सारे कोचिंग सेंटर जो धंधे होते हैं पैसे बनाने के, आप घर पे बैठ के बहुत आराम से लाइव वे में तैयारी कर सकते हो, सिर्फ 6,000 रुपए के अंदर, सिर्फ 5,500 रुपए में। या बहुत से बच्चे होते हैं यूट्यूब से भी तैयारी कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई आप आराम से घर पे बैठ के बहुत इजीली तैयारी कर सकते हो, अगर आप एज अ टीचर मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करो। देखो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप बैठ के मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो नहीं करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा, जो चीज मुझे अचीव करनी थी अपनी लाइफ के अंदर, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि मैंने अचीव कर ली इंशाल्लाह, और जो अचीव करना होगा मेरा रब आने वाले सालों में जो करवा देगा। असल चीज आज आपको कुछ बनना है, अगर आज आपको कुछ बनना है तो आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। देखो, आपके माँ बाप के जो भी पैसे हैं बड़े कीमती हैं, आपके माँ बाप की जो दुआएं हैं बड़ी कीमती हैं, ये मुफ्ती की नहीं मिलती, सही है ना भाई? तो आपने खुद से कोशिश करनी है। मैं अक्सर देखता हूँ जब रिजल्ट आ जाता है ना एनईडी का या नस्ट का या फास्ट का, तो बच्चा आके मुझसे कहता है, सर 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 वो एडमिशन क्लियर नहीं हो सका, हमने तो तैयारी करी थी सर, वो बस तैयारी थोड़ी गलती हो गई, ये हो गई वो हो गई। देखो, अगर आप मेहनत करोगे अपनी तरफ से 100% मेहनत दोगे ना, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि भाई जो मेहनत करेगा उसको उसका अजर मिलेगा। तो ये चीज जहन में रखिएगा। आपको अपने ऊपर मोटिवेशन देनी पड़ेगी, आपको अपने से सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियर होने का मतलब क्या होता है? क्या ये नहीं होता कि आप जो है ना किताब लेके बैठ जाओ, घर वालों को चरिया बनाते रहो कि यार मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, और किताब में मोबाइल लेके अपने शोना बाबू से बैठ के बातें करते रहो। ऐसा नहीं होता भाई। आप अब मेच्योर लाइफ में आ चुके हो, अब आप अडल्ट लाइफ के अंदर आ चुके हो। इस अडल्ट लाइफ के अंदर कोई डंडा लेके आपके पीछे नहीं फिरेगा। यकीन मानो, आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है ना क्लासेस अटेंड करो ना करो, कोई पीछे नहीं आता। आप पूरे दिन जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कैफेटेरिया में किसी खातून के साथ या किसी मर्द के साथ बैठे रहो ना, कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछता नहीं है आपसे। वो कहते हैं भाड़ में जाए, दफा होए, हमें फीस से गर्ज है। असल चीज क्या होती है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर? ये होती है आपकी अपनी सिंसेरिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी। देखो, अगर कुछ मेहनत करोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे, मेहनत नहीं करोगे ना मेरा बेटा, कितने ही लोग जो है ना औरंगी टाउन से, नीपा से, इससे, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर पंजाब से, इंटीरियर कराची से उठते हैं। कुछ लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग वापस उन्हीं ही जगहों पे चले जाते हैं। इस जुमले को बस ध्यान में रखना। अगर आप चाहते हो बाकी आप भी ऊपर जाओ तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप की दौलत के ऊपर या बाप की सिविक को दिखाने से जो है ना कोई बंदा अमीर नहीं बनता। अमीर बनता है अपनी दौलत से, अपनी पर्टिकुलर जो है ना रिस्क से और अपनी पर्टिकुलर मेहनत से। तो आप अगर मेहनत करोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे। मैंने कोशिश करी, ऑल दो यार मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं पहली क्लास में बैठ के इतनी सारी चीज डिटेल में डिस्कस करता, बट मैंने अगर डिस्कस करी तो मैं चाहता था कि यार स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकें, सारी बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता था कि आप लोग ये बात देख सकें यार, ये एक बहुत कंपटीशन है मेरा बेटा, आपको अभी नहीं आइडिया, आपको बाखुदा भी नहीं आइडिया कंपटीशन कितना आपको मिलेगा। आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा होगा ना वो आपसे नफरत करेगा और आपके नंबर उससे ज्यादा आ गए, याद रखिएगा जुमले को। सही है ना भाई? कंपटीशन बेतहाशा मिलेगा इस दुनिया के अंदर आपको। और अभी तो आपने कंपटीशन देखा नहीं है, अभी तो आपको लगता है कि भाई ये स्कूल वाली शोना बाबू वाली जो लाइफ है ना आपकी, वो लाइफ बड़ी अच्छी है। अभी तो आपको पता चलेगा कंपटीशन कहते कैसे हैं। जब आपके साथ वाले के 2 नंबर ज्यादा आ जाएंगे और आपके नहीं आएंगे, तो आपको जो हसद फील होगा वो एक अलग कंपटीशन लेवल होता है। जब आपके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, आपके दोस्त के नहीं आएंगे ना, जो हसद वो आपसे करेगा वो आपको नहीं आइडिया। अभी कहने का मकसद ये है कि भाई खुदारा बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो, खुदारा बैठ के टाइम टेबल डिजाइन करो, खुदारा बैठ के तरीके से चीजों को कवर करना स्टार्ट करो। कहने का मकसद ये है कि आप घर पे बैठ के लाइव चीजों को कर सकते हो। एक शेड्यूल डिजाइन करो। मैंने सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाने जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Math Tricks by Hashim Zia. बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि सर हम किस तरीके से अभी लास्ट के डेज के अंदर अपनी तैयारी करें। यानी कि अगर मैं नस साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, फास्ट साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, या आईबी साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, या एनईटी मैदान या दाऊद पे साइड पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे सबसे पहले नंबर के ऊपर तो इस बात पे कंफ्यूज हैं कि सर हम किस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज की लास्ट के डेज में तैयारी करें। तभी मैंने इस वीडियो का नाम क्या रखा है, 25 डेज प्लान।
इस 25 डेज प्लान को अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आपने तैयारी कैसे करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज चल रहे हैं कि सर अभी हम सेकंड ईयर के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं, तो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद टाइम बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, फिर तैयारी कैसे करेंगे यूनिवर्सिटीज की, या फास्ट का टेस्ट तो मिड ऑफ जुलाई को आएगा, नस का टेस्ट भी सर 18 जुलाई को, 17 जुलाई 19 जुलाई की डेट्स आई हुई है, आईबीए का टेस्ट 17 जुलाई के ऊपर है, या एनईडी का टेस्ट जुलाई के एंड के अंदर आ रहा है, सर हम लोग कैसे तैयारी करें? इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत से बच्चों को परेशान करता है, सर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, सर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, तो मैं इस वीडियो में शायद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, देखिए आप तैयारी कर लो। अच्छा, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लास्ट के डेज को तैयार करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। भाई देखो, मैं दो बातें आपसे कहता हूँ। वो बच्चे सबसे पहले नंबर के ऊपर जो स्टार्टिंग से बैठ के नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, मेहरान की तैयारी कर रहे थे या आईबीएससीएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने लास्ट के डेज में प्रिपरेशन कैसे करनी है कि भाई आपने जो भी अपने लेक्चर नोट्स बनाए हुए उन लेक्चर नोट्स को बनाते हुए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जिन जिन क्वेश्चंस में आप सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगते थे या जिनमें आप फंसे थे, तो आपने लास्ट के डेज के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। या फिर अगर आपने आईबीए का राउंड 1 दिया था या नस्ट का राउंड 1 दिया था, या अगर आपने लास्ट ईयर एनईडी का एग्जाम दिया था, तो भाई जिन टॉपिक्स की वजह से आपने वो टेस्ट फेल किया था, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर उन टॉपिक्स को तैयार करना है, उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद किसी और चीज पे जाइएगा। सेकंड नंबर के ऊपर अब आते हैं उन बच्चों के पास जिनके पास टाइम कम है, या उन बच्चों के पास जिन्होंने तैयारी स्टार्टिंग में नहीं करी थी और अब लास्ट के डेज के अंदर वो चाहते हैं कि उनकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है? मेरा बेटा, मैंने इन इंडिविजुअल लेक्चर्स को मैंने डाले हुए हैं, यानी कि नस की तैयारी करने की तरीके, आईबी की तैयारी, फास्ट की तैयारी, एनईडी की तैयारी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक जनरल बात कहना चाहूंगा कि भाई वो तमाम बच्चे जिनके पास अब टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है और आपको ये बात फॉलो अप करनी है कि आपने किस तरीके से मैथ्स की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से करोगे भाई? ये ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को आपने गोल के पी जाना है, इसको पी के जाना है ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को। देखो, मुझे मालूम है कि यार पेपर्स आपके खत्म होंगे, सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं अभी सिंध बोर्ड सेकंड ईयर के, उनके पेपर्स खत्म होंगे 5 जुलाई को। तो उनमें से जो बच्चे फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या आईबी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, फास्ट और आईबी का टेस्ट 17 जुलाई से है। नर्स का टेस्ट जो आ रहा है जुलाई के 20 तारीख या जुलाई की 18 तारीख को है, उससे राउंड डेट्स आना स्टार्ट हो गई है। मेरी एक स्टूडेंट है नर्स की, उसकी बैच की, उसकी जो डेट आई 15 जुलाई आई है। तो द पॉइंट इज दैट कि मेरा बच्चा, आप जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, प्लस जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी उन्होंने तैयारी कैसे करनी है, दोनों बातों का जवाब। भाई आपने इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को बिल्कुल पी जाना है। कैसे पी जाना है ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को? देखो, आपके पास अभी टाइम कम है, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो मेरा बेटा, मैंने बहुत दफा अपने लेक्चर्स जब मैं आपको दे रहा होता हूँ, उस हर लेक्चर के अंदर मैं मल्टीपल एग्जांपल्स करवाता हूँ। बेटा, अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है और इतना टाइम शॉर्ट है कि 15 या 20 डेज में आपने फास्ट का टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है, या आईबी का टेस्ट क्लियर करना है, या नस का टेस्ट अगर आप चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, तो भाई आपने इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीटली लेना है, क्योंकि इसमें एक एक लेक्चर $1 बिलियन का है। मैं अपने लेक्चर्स के अंदर 10-10, 15-15 जो एमसीक्यूज करवाता हूँ बेटा, वो सारी पास्ट पेपर से बिलोंग करती है। तो क्या पता कि वही एमसीक्यूज आपके फास्ट के पेपर में आ रहा हो, आपके आईबीए के पेपर में आ रहा हो, आपके नर्स के पेपर में आ रहा हो, वही एमसीक्यूज आपके एनईडी मेहरान के पेपर में आ रहा होगा, क्योंकि वो इन्हीं के पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। इसमें एक एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी टोटल तादाद वीडियोस की 115 या 120 हो जाएगी। मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो कि मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस भी करता है, कभी कभी डिमोटिवेट भी कर देता है कि सर ये इतनी सारी वीडियोस हैं, इनको देखेंगे? सर ये इतनी बड़ी वीडियो, सर वो 50 मिनट की वीडियो, सर 10 मिनट में कॉन्सेप्ट कहां से मिलेगा? तो बेटा 10 मिनट के ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं होता आज के जमाने में। और अगर आप चाहते हो कि 10 मिनट में कॉन्सेप्ट मिले, तो फिर 10 मिनट के ऊपर फिर आपका पेपर ही वैसे ही होगा कि 10 मिनट में एंड हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? उसके पीछे रीजन है यार मैं जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर पैसे लेके पढ़ाता हूँ बेटा, वो इंस्टीट्यूट्स मुझे यही ईकेट के लेक्चर्स जो मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं बेटा, यही ईकेट के लेक्चर जब मैं कोचिंग सेंटर में जाकर डिलीवर करता हूँ तो मुझे महीने के लाखों रुपया मिलता है बेटा, यही लेक्चर्स डालने के ऊपर। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने भी नर्स की, फास्ट या आईबीसीएस की या एनईडी की, इनफैक्ट के मैदान में दाऊद की, आपने अगर इनकी तैयारी इतनी अच्छी तरीके से भी नहीं करी हुई थी, या अगर आपके पास टाइम कम है, तो सबसे पहले नंबर के ऊपर तो मैथ्स के लिए आपने सीक्रेट मैथ्स के खजाने को पूरा एक्सप्लोर करना है
बेटा ये फेडरल का कंटेंट भी इसके अंदर है, इसके अंदर सिंध बोर्ड का भी है, पंजाब बोर्ड का भी, केवी के बोर्ड का भी है। मैं बहुत दफा नहीं बताता कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, क्योंकि एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर कोई डिफाइंड मूवमेंट नहीं होता कि एनईटी के टाइम में सिर्फ सिंध बोर्ड का आएगा। भाई अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमो तो कुछ भी आ सकता है। तो कभी भी जब आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो तो ये डिफाइंड पैटर्न नहीं होता। तो ये जो वीडियोस हैं मेरा बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड करी हुई है। उसके पीछे रीजन है भाई, क्योंकि एप्टीट्यूड की पढ़ाई बहुत महंगी है, तो मैंने वैसे ही तमाम बच्चों के लिए चीज डाली हुई है। तो आपने इन वीडियोस को तरीके से बैठ के लेना है। अगर आप इन वीडियोस को ले लेते हो बेटा, मैं यहाँ पे खड़े होकर आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूँ। वो प्रॉमिस ये कर सकता हूँ कि आपको इजीली आपका नस्ट में, आईबीए में, एनईडी में फास्ट एडमिशन हो जाएगा। और क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैंने मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करवाए होते हैं, अगर आपके पास टाइम इतना लिमिटेड है कि आप किसी प्रैक्टिस बुक को सॉल्व अब नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इन वीडियोस में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आप उनको बैठ के सॉल्व कर लो, यकीन मानो बड़े काम आएंगे। सेकेंडली आपने बात देखी होगी कि भाई मैं इस चीज को बड़ी मेहनत कर रहा होता हूँ, यानी कि जो लेक्चर्स मैंने 2 साल पहले डाले थे और वो अब मुझे बच्चे कहते हैं सर वो इतना अच्छा समझ में नहीं आया, तो मैं उन लेक्चर्स को रिन्यू कर रहा होता हूँ, दोबारा बैठ के एक एक चीज मेहनत करके बना रहा होता हूँ। किसके लिए बेटा? अपने लिए नहीं बना रहा होता। मैं तो कोचिंग सेंटर में प्राइवेटली पढ़ा के बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, बट ये YouTube चैनल के ऊपर इसलिए डालने का मकसद होता है कि बहुत सा बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जो वहां पे कोचिंग सेंटर्स नहीं जाना चाहता और बहुत समझदार बच्चा है वो, तो उसके लिए ये काम बड़ा लाजमी होता है। तो भाई अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने इस काम को लाजमी फॉलो करना है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात कि वो बच्चे जो अभी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, यानी कि अभी जो मैंने बात कर ली वो तो सिंपल बात कर दी, अब जो दूसरी बात मैं करने वाले बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बच्चे जो भी सेकंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं उनका जो लास्ट पेपर है 5 जुलाई को है, वो बच्चे भी परेशान है कि सर 5 जुलाई के बाद हम फास्ट या नस्ट या आईबी की एनडी की तैयारी कैसे करेंगे। दो चीजें करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, हमारी किस पैटर्न के ऊपर हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को देखना, तो ये तो मैंने बता दिया। अब कैसे देखना है, बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। देखो आप चूंकि अभी अपना सेकंड ईयर देकर आए, आपने चूंकि अभी अपने सेकंड ईयर के पेपर्स दिए हैं, पढ़ के दिए होंगे, ऑन एवरेज आपकी 50 to 70% तैयारी सेकंड ईयर की ऑलरेडी मौजूद है। आपको खाली उसे पॉलिश करना है, और वो पॉलिश बेटा मैं आपकी इजीली कर दूंगा, क्योंकि फास्ट और आईबी में तो सिर्फ आती है आपके पास मैथ्स और इंग्लिश है, तो नर्स एलईडी या म्यूट या दाऊद के अंदर केयू के अंदर तो आपके पास फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, इंग्लिश भी होती है और मैथ्स भी होती है, तो आपके पास टाइम और लिमिटेड है। मगर नर्स साइड पे मैथ्स का मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूं। नर्स साइड के ऊपर 80 एमसीक्यू सिर्फ मैथ्स के आ रहे होते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरा बेटा किस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। आपने सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स कवर करने हैं, इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट के ऊपर जाओगे। एप्टीट्यूड ईकेट मैथ्स, ईकेट मैथ्स दोनों एक ही प्लेलिस्ट है भाई, तो दोनों में वीडियोस की तादाद सेम है। क्लियर है? द पॉइंट इज दैट कि आपने पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स के लेक्चर्स देने हैं, फर्स्ट ईयर मैथ्स के तमाम चैप्टर्स कवर करने हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर तकरीबन 1.5 साल पहले पढ़ी थी, ऑब्वियसली वो आप चीज भूल चुके हो, तो आपने पहले फर्स्ट ईयर को कवर करना है। सही है? और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप कर सकते हो उतना आपको फायदा होगा। यानी कि अगर तो आपका फास्ट का टेस्ट है 17 जुलाई को, तो मुझे मालूम है आपके पास टाइम कम होगा, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो ना भाई, ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस डाली हुई है उनके अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हुए उनको तरीके से बैठ के समझ लो, उनको तरीके से बैठ के कवर कर लो, उससे भी आपकी 90% तैयारी हो जाएगी। और फिर क्या करना है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। अब अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो या फास्ट की तैयारी कर रहे हो या आईबीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। जब लिमिटेड टाइम है तो मेरा बेटा आप ईकेट मैथ्स के लेक्चर लेने के बाद इनके पास्ट पेपर सॉल्व करने पे जा सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैंने लेक्चर्स दे दिए, पास्ट पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो इसका भी आपको फायदा ही होगा। मगर ये इन यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं जिनका टेस्ट मिड ऑफ जुलाई में आ रहा है, जिनका टेस्ट किसमें आ रहा है, जुलाई के मिड में आ रहा है, तो इसमें आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं बेशक प्रैक्टिस शीट को सॉल्व ना करें, आपके पास टाइम कम है, और डायरेक्टली पास्ट पेपर चले जाएं, मगर पहले ये लेक्चर्स दे लीजिएगा, क्योंकि मेरा बेटा ये वो लेक्चर्स हैं हम कोचिंग सेंटर में देते हैं, ये क्लासेस होती है हमारी, जो क्लासेस है यहाँ पे अपलोड कर रहा होता हूँ। तो आपने जब इन क्लासेस को कॉन्सेप्ट को लोगे तो फिर पास्ट पेपर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरा बेटा? पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर कोर्स कवर कैसे किया जाए। देखो मेरे जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं, ये मैं कहीं भी बैठ के अगर किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ या किसी भी जगह में टीचिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं सिर्फ अपने मेरा जो कोचिंग सेंटर मेरा यूट्यूब चैनल ही है ना। अच्छा, तो अगर मैं अपना कोर्स कवर करवा रहा हूँ तो मेरा बेटा हम कोर्स किस तरीके से टीचर कवर करवाते हैं, तो भाई वो तमाम बच्चे जो भी सेकंड ईयर बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप लोगों के लिए खास तौर पर बता रहा हूँ कि भाई पहले मैं फर्स्ट ईयर का लेवल कवर करवाऊंगा। उसके पीछे यही रीजन है कि आपने सेकंड ईयर भी पढ़ कर आए हो, फर्स्ट ईयर कवर करने में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप अपने जहन में एक रफ पैटर्न रख लो कि भाई अगर 5 जुलाई से लेके कोशिश करो 11 जुलाई तक फर्स्ट ईयर मैथ्स को, फर्स्ट ईयर फिजिक्स को, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को, फर्स्ट ईयर इंग्लिश को रिवाइज कर लो, और फिर आफ्टर
12th ऑफ जुलाई और 13th ऑफ जुलाई आप लोगों ने कवर करना है 17 जुलाई से पहले पहले तक सेकंड ईयर को। वो तमाम बच्चे जो नस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एनईडी वालों के पास अभी आ रहा हूँ मैं। फास्ट साइड पे सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही होती है, तो ऑब्वियसली आपने सिर्फ कोशिश ये करो कि फर्स्ट ईयर की मैथ्स को कवर कर लो 5th जुलाई से लेके 11th जुलाई तक, और उसके बाद 11th जुलाई से लेके आपने कवर करना है 17 जुलाई तक सेकंड ईयर कवर कर लो, और पास्ट पेपर साथ साथ कवर करते रहो। एक चीज जो फास्ट के अंदर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर वो बेसिक मैथ्स कौन सी होती है, बेटा ईकेट मैथ्स को कवर करो, उसमें बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स मैंने साथ साथ कवर करवाए हुए हैं, आपकी उसमें वैसे तैयारी हो जाएगी। खाली कुछ एक दो टॉपिक्स कवर नहीं करवाए हुए जो कि मैं आने वाले दिनों में भी अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इनइक्वालिटीज वगैरह के टॉपिक्स हैं वो एवरेजेस वगैरह के वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं जरा इस चीज पे, भाई ये जो मैंने यूनिवर्सिटीज यहाँ पे रखी है ना, इनका बेसिकली टेस्ट होता है एंड ऑफ जुलाई को। इनका टेस्ट कब है? एंड ऑफ जुलाई में। एनईडी का टेस्ट है जुलाई की 30 तारीख से स्टार्ट है। मेहरान और दाऊद का टेस्ट तो उसके भी बाद है, अगस्त के एंड के अंदर है, सितंबर के अंदर जाती है। तो आपसे मेरी दो चीजें हैं मेरा बेटा। अब देखो, अगर तो आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स अभी सेकंड ईयर के एंड हुए कब? 5 जुलाई को। तो आपने क्या कोर्स तरीका रखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे वीडियोस डाल दूंगा जिसमें मैंने लिखा है कि भाई यूट्यूब चैनल कौन से फिजिक्स की तैयारी करने के, केमिस्ट्री की तैयारी करने के, इंग्लिश की तैयारी करने के, और पास्ट पेपर भी सारे के सारे आपको नीचे स्टडी मटेरियल ड्राइव में मिल जाएंगे। नीचे स्टडी मटेरियल ड्राइव डालूंगा बेटा, मेरी 2 साल की जो मेहनत है, खजाना है पास्ट पेपर्स का, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से पास्ट पेपर मौजूद होंगे। सो द पॉइंट इज दैट कि वो बच्चे जो एनईडी साइड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दाऊद के लिए अप्लाई करेंगे, बहरान के लिए, तो भाई आप लोगों ने दो चीजें फॉलो करनी है। आप लोगों ने भी पहले फर्स्ट ईयर कवर करना है, उसके बाद सेकंड ईयर पे जाना है, क्योंकि सेकंड ईयर तो आपने 2 दिन में रिवाइज कर लोगे, क्योंकि सेकंड ईयर की आपकी मेजॉरिटी तैयारी वैसे ही हुई भी है, सिर्फ फर्स्ट ईयर की नहीं है। फर्स्ट ईयर क्योंकि आपकी रिड्यूस भी थी भाई, तो आपने पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश कवर करना है। उदाहरण आप लोगों ने पहले पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करने, क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम अवेलेबल है। आप लोगों ने पहले पास्ट पेपर्स को कवर नहीं करना मेरा बच्चा, क्योंकि कवर नहीं करने में अभी आपके पास 1 महीने का टाइम है, आपने पहले प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे भी बच्चों को यही बात कहूंगा, जिनके सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं चल रहे भाई, जो फारिग हो, तो आप प्रैक्टिस मटेरियल को भी सॉल्व करो, चाहे किप्स का सॉल्व करो, अनीस का सॉल्व करो, आईबी ग्रेड्स का सॉल्व करो, फई अब्बासी का सॉल्व करो, डॉगर्स का सॉल्व करो, जिसका अच्छा लगता है करो। सबका प्रैक्टिस मटेरियल एक जैसे ही होता है, सारे दूसरे के छाप के बैठे होते हैं। आप किसी का भी सॉल्व करो, मगर सॉल्व लाजमी करो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो फिर पास्ट पेपर पे डायरेक्टली जाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके तुम ए लेवल्स के अंदर अपना ए स्टार ले सकते हो? क्या सिर्फ पास्ट पेपर्स कवर करके क्या तुम अपने इंटर के अंदर ए ग्रेड, A1 ग्रेड ले सकते हो? नहीं ले सकते बेटा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको काम? तो भाई आपने पहले फर्स्ट ईयर के लेक्चर लेने और साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल को सॉल्व करना है, फिर सेकंड ईयर के लेक्चर्स पे जाना है और फिर प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना है, फिर लास्ट में पास्ट पेपर्स को देखना है। स्पेशली जो एनईडी के बच्चे मेरा बेटा 2020 और 2021 के जो एनईडी के पेपर्स हुए थे उन पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हीं वीडियोस के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा एनईडी के अंदर, दाऊद का भी सेम एनईडी वाले टेस्ट ही होगा, तो बहुत चांसेस होंगे कि वही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए। तो इसीलिए आपने उन पास पेपर की वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चांसेस होंगे पेपर में आ रहे होंगे। मगर आपने तैयारी पूरी करनी तो हो सकता है सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया जाए। मगर एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि आप में से अगर कोई भी बच्चा परेशान होता है, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मुझसे पूछते हैं, सर वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें सर जो पहले कवर कर लें। यानी कि बहुत से बच्चे फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, नस्ट के लिए या आईबीएससीएस के लिए या एनईडी मेहरान या दाऊद के लिए। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, सर वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे? देखो, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हर चीज इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज को छोड़ के नहीं जा सकते बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छा ग्रेड है, अच्छा स्कोर है, अगर आप चाहते हो कि 90+ मार्क्स हैं, तो मेरी एक बात पे अमल कर लो कि चीजों को छोड़ के मत जाइएगा। अब बहुत से बच्चे चीजें छोड़ के चले जाते हैं, गलत करते हैं, मगर फिर भी अगर आप में से कोई भी बच्चा मुझसे ये पूछना चाहता है कि भाई सर हम किस तरीके से चीजों को कवर करें, या हम किस तरीके से कुछ पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लें, क्योंकि नस्ट या फास्ट या आईबी का टेस्ट बहुत करीब है, तो भाई मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बताता हूँ, पहले इन्हें कवर कर लीजिएगा। ये मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 70 to 80% आपके मैथ्स के पोर्शन में कवर कर रहे होते हैं। इनमें से एक टॉपिक है आपके पास सीक्वेंस सीरीज, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, ट्रिगोनोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट ईयर से टॉपिक्स आ गए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दो। सेकंड ईयर से आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शन। ये 4 टॉपिक्स आपके पास फर्स्ट ईयर से और ये 4 टॉपिक्स सेकंड ईयर से। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि सर पहले कौन से टॉपिक्स कवर करें, तो बेटा पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा फास्ट का, आईबी का, नस्ट का एग्जाम इजीली निकल सकता है अगर तुमने सारे टॉपिक्स कवर किए। पहले तुम ये टॉपिक्स कवर कर लो, फिर बाकी टॉपिक्स कवर कर लेना।
मैंने लाइन वाइज तमाम लेक्चर अपलोड किए हुए, तमाम चैप्टर वाइज लेक्चर अपलोड किए हुए ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में या एप्टीट्यूड ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में। ईकेट मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है ना सिंपल ईकेट वाली, वो जरा मॉडिफाइड है कि उसके अंदर मैं हर दफा चेंजेस करता रहता हूँ। मैं कोई भी नया लेक्चर डालता हूँ उसको सीक्वेंस वाइज ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। वैसे एप्टीट्यूड ईकेट हो या ईकेट हो, दोनों में मैंने सारी चीजें डाली हुई है, अब उनको फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल ईकेट मैथ्स वाली प्लेलिस्ट है ना, वो ज्यादा मॉडिफाइड होती है, उसको ज्यादा मैं और गौर से इस लेक्चर को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ, कि भाई अगर आपने इस बैच में एनरोल नहीं भी होना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा मुझसे हर साल हजारों बच्चा पढ़ता है। मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मेहनत करके सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए डाली हुई है। मैंने जो मेहनत करके ईकेट में मैथ्स की प्लेलिस्ट डाली हुई है, बेटा आज भी पाकिस्तान की 2 लीडिंग एप्लीकेशंस मुझे लाखों रुपया देने को तैयार है कि मैं सिर्फ इन वीडियोस के अंदर उनकी प्रमोशन कर दूं। मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि बात गलत हो जाएगी, बट मैंने बिका नहीं, मैं बिका नहीं, क्योंकि मुझे 2 एप्लीकेशन ने अप्रोच किया था कि यार आप नस की, आईबीए की, एनईडी की प्लेलिस्ट एक बनाएं, कोई मैथ्स प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में से 10 वीडियोस डालें, मगर उन 10 वीडियोस में आप सिर्फ हमारे एप्लीकेशन का नाम दीजिएगा। तो उसको मैंने मना किया, और तो पहले शायद मैं ले लेता बट मैंने मना किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए किया है, ये काम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए किया है, तो मैंने उस चीज को मना कर दिया। तो भाई ये ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट करोड़ों रुपए की है बेटा, ये लाखों रुपए की है, जो कोचिंग साइट पे जाके मैं पढ़ाता हूँ, ये मैंने सबको डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये आपने लाजमी देखनी है। अगर आप मेरे ऑनलाइन बैच में नहीं आना चाहते, कोई मसले की बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा बेटा, आप फिर भी मेरे शागिर्द हो, तो आपने इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट को लाजमी फॉलो करना है। इसमें सब कवर करवाया है मैंने। इसमें मैंने नस के पास पेपर्स, आईबीए पास पेपर, फास्ट के पास पेपर, एनईडी पास पेपर, कॉमसेट्स के पास पेपर, यूटी लाहौर के पास पेपर, जीआईकेआई के पास पेपर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ये ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट आपके लिए फायदेमंद होगी। तो यहाँ पे इस लेक्चर का इख्तिताम करूंगा इस उम्मीद के साथ, इस खैरियत के साथ, जहां है जैसे खैरियत से होंगे, इसी बात करूंगा, आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से रहें और बहुत सारी तैयारी करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मुझे बेटा आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, मेरे लिए, मेरे हक में, मेरे फ्यूचर के लिए बड़ी दुआएं करिएगा। मुझे हर नमाज के बाद दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।